गुड मॉर्निंग। जय माता दी। राधे राधे। ऑनलाइन गुड मॉर्निंग। चले सो आज फाइनली ऑफिशियली फॉर्मली अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। फर्स्ट लेक्चर, उसके अंदर हमने बिल्कुल क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा हमने, ज़्यादा कोई बातें खास बात हमने की नहीं। सो आज से हम यूनिट 2 जो है उसको हम देखने वाले हैं। पहले आई विल बी स्टार्टिंग यूनिट 2, उसके बाद जो है हम आगे की बातें करेंगे। बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से करेंगे, क्लास में लर्न करके जाएंगे। 5 चैप्टर्स हैं, ईज़िली उसको करेंगे, कोई बर्डन नहीं है हमारे ऊपर। पर जितना करेंगे, जो करेंगे क्लास में लर्न करके, और अब से क्लास में नोट डाउन चीज़ें करेंगे लर्निंग के साथ साथ। नोट करने का रीज़न क्या है, आपके पास जब आप लिख लोगे अपने पास, तो आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे। चाहे तो जो मैं लिखवाऊंगी वो लर्न करो, वो मैं क्लास में ही लर्न करवाऊंगी। और अगर आपको कुछ ऐड ऑन एक्स्ट्रा करना है तो आपके पास बुक में भी मटेरियल जो है वो लिखा हुआ है। जैसे इको फाउंडेशन में एक एक लाइन को हम क्लास में कवर अप करते थे, वैसे ही क्लास में एसएम की भी एक एक लाइन हम बुक से रीड जो है वो करने वाले हैं। सो यू विल हैव 2 ऑप्शंस विद यू। यू कैन ईदर लर्न फ्रॉम द नोट्स दैट आई विल मेक यू राइट, या फिर आप चाहें तो जो बुक में लिखा हुआ है आप वहाँ से भी लर्न कर सकते हो। Got my point? So today we'll be starting with a very important topic, वैल्यू चेन एनालिसिस। ये टॉपिक आपको डायरेक्टली भी मिल सकता है क्वेश्चन में, ये टॉपिक आपको एमसीक्यू में भी मिल सकता है, केस स्टडीज़ में भी मिल सकता है, ये टॉपिक आपको शॉर्ट नोट में भी मिल सकता है। सो जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हमेशा मेरी कोशिश क्या रहेगी कि मैं उस चैप्टर की स्टार्टिंग उस टॉपिक से करूं जो एग्ज़ाम में 100% आता ही आता है, चाहे वो किसी भी तरीके से वो आपसे पूछा जाए। डन है ये बात? ये भी बात डन है। सो सबसे पहला टॉपिक दोस्त, वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब क्या होता है? क्या हम अपने किसी भी प्रोडक्ट में बिना वैल्यू ऐड किए मार्केट में लंबे समय तक सस्टेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो मार्केट में सस्टेन करने के लिए मुझे ज़रूरी है कि उस प्रोडक्ट में, जो भी प्रोडक्ट मैं अपने कस्टमर्स को मार्केट तक दे रही हूँ, उसके अंदर मैं कुछ वैल्यू ऐड करती रहूँ समय समय पर। एंड अगर ऑलरेडी मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा हिट हुआ है मार्केट में, तो भी क्या मुझे आराम से शांति से बैठ जाना चाहिए क्योंकि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में लोगों की नज़रों में छाया हुआ है, तो अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत क्या है? तो ऐसा नहीं होता है। अब एसएम क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये तो हम बिजनेस करने के तरीके देख रहे हैं, और बिजनेस करने के तरीकों को बिना एग्जाम्पल्स दिए समझना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए एग्जाम्पल अगर हम चेक करें तो आप मुझे सोच के बताओ, एक टाइम था जब हम नोकिया के फ़ोन के दीवाने थे। आप लोगों ने इनिशियली शुरू में अपने पेरेंट्स के पास जब फर्स्ट फ़ोन देखे होंगे, यूजुअली वो लोग नोकिया के ही लेते थे क्योंकि कोई और नोकिया जैसा वैल्यू प्रोवाइड करता ही नहीं था। आप चौथी, पाँचवीं, 10वीं, 13वीं, 50वीं मंजिल से भी फेंक दो, दिल टूट जाएगा, फ़ोन नहीं टूटता था। ऐसी उसकी जो है वो क्वालिटी होती थी। स्क्रीन उसकी डैमेज नहीं होती, कुछ उसका नहीं होता था। हमारा दिल नीचे जाता था, हाँ मेरा फ़ोन गिर गया, पर फ़ोन मजाल है उसको कुछ हो जाए, वो वैल्यू आपको प्रोवाइड करता था। तो एक टाइम पे मार्केट में वो हिट था। और हिट क्यों था? क्योंकि उस समय मार्केट में उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं बैठा हुआ था। तो जब तक उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था मार्केट में, तब तक प्रोडक्ट मेरा हिट था, छाया हुआ था, लोगों की नज़रों में वाह 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 हो रखी थी। पर जैसे ही मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आए, उसको, नोकिया को क्या नहीं चाहिए था उस समय जो ज़माना चल रहा है उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करे? उसने नहीं किया। वो वही पुराने डिज़ाइंस के साथ चलता रहा। उसने एंड्रॉयड की टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, वो बटन्स वाले, लाल और हरे बटन वाले फ़ोन ही बनाता रह गया। उसने अपने डिज़ाइंस को चेंज नहीं किया। तो जब तक ओप्पो, वीवो ये सब नहीं थे, तब तक तो नोकिया वाह भाई वाह था। जैसे ही उसको कॉम्पीट करने के लिए उसके कॉम्पिटिटर सामने आ गए, नोकिया को धीरे धीरे लोगों ने पूछना बंद कर दिया।
सो पहला पॉइंट आता है कि आप जब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हो, आपको उसमें वैल्यू समय समय पे ऐड करनी चाहिए, और ये काम आज एप्पल करता है। एप्पल की अगर हम माने देखें तो आज एप्पल की कौन सी सीरीज़ चल रही है? एप्पल की 17 सीरीज़ चल रही है। और क्या अभी भी लोगों में एप्पल के लिए दीवानियत अलग ही दिखती है, क्रेज़ अलग ही दिखता है? आज न्यूज़ आ जाए कि एप्पल की नया सीरीज़ लॉन्च हो रहा है, लोग आधी रात को ही दुकान के बाहर फर्स्ट फ़ोन खरीदने के लिए, अपना नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित करने के लिए, हम फर्स्ट फ़ोन जो है हमने परचेज़ किया था नए सीरीज़ का, अपना नाम देखने के लिए आधी रात को ही दुकानों के बाहर लाइन में लग जाते हैं। और फिर एप्पल क्या कर रहा है? एप्पल का आप चेक करो, ज़्यादा तो कुछ चेंजेस होते नहीं है। मैं तो एप्पल यूज़र हूँ नहीं, पर आप लोगों के पास है तो आप जानते होंगे। कभी कैमरा ऐसे तो कभी ऐसे, और इस बार तो उसने और भी अजीब बात करी, ऑरेंज कलर का उसने फ़ोन निकाल दिया, और उसके बाद ऑरेंज कलर का लोग फ़ोन लेके मिरर सेल्फी लेके अपलोड भी कर रहे हैं। मतलब क्या है, लोगों का पागलपन, क्रेज़ है। और उसको पता है कि ऑरेंज कलर भी एक ऑरेंज होता है ना, वैसा ऑरेंज नहीं है, वो अजीब सा ऑरेंज कलर है, वो अलग ही है कि अभी कहीं और वैसा ऑरेंज कलर किसी कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है, तो वो यूनिकनेस लेकर आ रहा है, लोगों को वो अट्रैक्ट कर रहा है। अब वो मेल हो फीमेल हो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऑरेंज कलर यूजुअली वो ऐसा कलर है कि हर कोई लेना पसंद नहीं करता, पर क्योंकि एप्पल ने निकाला है, वो एक ब्रांड वैल्यू लेता है, ब्रांड लॉयल्टी है लोगों के मन में उस फ़ोन के लिए, वो खरीद रहे हैं। और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ ऑब्सोलीट होती है, जिसका सबसे ज़्यादा ऑब्सोलिसेंस रेट है, वो तो टेक्नोलॉजी ही है। एप्पल का सीरीज़ आए हुए 1 साल नहीं होता, अगली सीरीज़ आने की न्यूज़ आ जाती है। फिर उस सीरीज़ में भी वो प्रो निकालता है, प्रो मैक्स निकालता है। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? एप्पल आईफोन 1 से लेके 17 सीरीज़ में हम पहुंच गए हैं विद इन सम ईयर्स ओनली, विद इन फ्यू ईयर्स ओनली। कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं। यानी कि टेक्नोलॉजी आज की डेट में सबसे ज़्यादा सबसे जल्दी रेट पे ऑब्सोलीट हो रही है, और क्योंकि आज का ज़माना तो वैसे ही एआई का है, तो इसका रेट तो और जल्दी बढ़ता जा रहा है। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है, इफ़ यू वांट योर प्रोडक्ट कि वो नज़रों में छाया रहे लोगों के, तो आप उसमें वैल्यू ऐड करो। और ऐड करते ही बस रुक नहीं जाना, थम नहीं जाना, यू नीड टू मेंटेन दैट आइडेंटिटी ऑल्सो। आप मुझे बताओ, बोलो जुबां केसरी, कौन बोलता था सबसे पहले जुबां केसरी? अजय देवगन। फिर किसने बोलना शुरू किया? शाहरुख खान ने। फिर तीसरी जुबां केसरी किसने बोली? टाइगर श्रॉफ ने। और बीच में अक्षय कुमार भी था। फिर उसको थोड़ा सा लगा कि हो ये मैं क्या प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, उसने विड्रॉ कर लिया, और सुनने में आया सारी अर्निंग्स उसने डोनेट कर दी। क्या बेटा हर बार ये एक्टर्स के बदलने से जो लोग ये जुबां केसरी कंज्यूम करते हो, क्या उसके टेस्ट में आप लोगों को कोई फ़र्क मिला? नहीं मिला। जो नहीं कह रहे ना, मतलब कंज्यूम करते हैं, फंस गए हैं। तो मुझे बताओ, मुझे सोच के बताओ, क्या जिन्होंने भी हाँ बोला या ना बोला, मतलब ना ही बोला था कि मैम टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं मिला, क्या रेट्स में कोई फ़र्क मिला बहुत मेजर? अब तो कोई नहीं बोलेगा, फंस चुके हैं ना, है? तो रेट्स में भी मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क होगा। तो ऐसा क्या था उस प्रोडक्ट में कि अच्छा भला सबसे पहले कौन कर रहा था? फिर से बताना, मैं भूल गई। अजय देवगन। तो अजय देवगन को छोड़ के उसने और 2 3 4 लोगों को ऐड कर दिया। क्यों? ताकि मेरा प्रोडक्ट लोगों की नज़रों में बसा रहे। पान मसाला के बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, कोई मुझे ही लंबे समय तक क्यों पूछे? मुझे उसके लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा। मार्केट में पढ़ाने वाले बहुत लोग बैठे हैं, कोई पर्टिकुलरली मुझे ही क्यों पूछे? मुझे कुछ करना पड़ेगा। मार्केट में बहुत लोग फाइनल पढ़ाने के लिए बैठे हैं, कोई पर्टिकुलर टीचर को ही क्यों पूछे? उसने कुछ वैल्यू ऐड की होगी ना अपने लिए। सो आपको वैल्यू भी ऐड करनी है, और उस एडेड वैल्यू को मेंटेन भी करके चलना है। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। आपको पता है, फिर से वही बात, क्योंकि ऐसे में बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं आएगा। जब तक बिजनेस करना दूसरों की नज़रों से, दूसरों ने कैसे बिजनेस किया वो नहीं समझोगे, अपना बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। आप मुझे बताओ, कोका कोला, पेप्सी क्या इंडियन ब्रांड्स हैं? कतई इंडियन ब्रांड्स नहीं है। पर इंडियन ब्रांड, इसका कॉम्पिटिटर आने की कोशिश हुई थी, कैंपा। कैंपा दिखता है आपको? कैंपा वॉज एन इंडियन ब्रांड। कैंपा नहीं दिखता आपको। कब आया, कब चला गया? कितने लोगों ने तो कैंपा सुना भी नहीं था। आप में से भी हो सकता है किसी को ना पता हो कैंपा का।
पर कैंपा कब आया, कैंपा कब चला गया, पता ही नहीं चला। वहीं मेरा कोक, थम्स अप, ये तो इंडियन ब्रांड नहीं है, मेरा गूगल मैप फेल हो जाएगा। पर उस जगह पे तुम दुकानदार से मांगो डेयरी मिल्क, तुम दुकानदार से मांगो नेस्ले की चॉकलेट, आप मांगे कोक पेप्सी, वो आपको निकाल के दे देंगे। खाने की चीज़ ढंग से नहीं मिलेगी, आपको कोक पेप्सी ज़रूर मिल जाएगी। क्यों भाई, ऐसा क्या है इन प्रोडक्ट्स में? हम इंडिया में रह के हमको उस जगह का नाम नहीं पता होगा, पर उस जगह पे अगर पहुंच जाओ तो कोक पेप्सी आपको पहले मिल जाएगी, दुकान पे उसने सजा के रखी होगी। ये है वैल्यू एडिशन। आपको अपने प्रोडक्ट को लोगों की नज़रों में उठाने के लिए पहले वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी और फिर उस प्रोडक्ट को नज़रों में बिठाए रखने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए उसमें वैल्यू को मेंटेन करते रहना पड़ेगा। आज मैं इको शुरू में जब पढ़ा रही थी, फिर नेक्स्ट बैच नेक्स्ट बैच नेक्स्ट बैच, हर टीचर का हर बैच में इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। तो क्या अब मुझे लगा, लेट अस से अब मुझे लगा एक अटेम्प्ट में आपसे 2-3 अटेम्प्ट पहले मैंने कहा इको में 99 आ गए, तो क्या मुझे थम जाना चाहिए था और इको में तो 99 आ गए, मैं तो बहुत बढ़िया पढ़ा रही हूँ? नहीं, अगर वो हुआ है तो मुझे उसको मेंटेन करना चाहिए। आज अगर इको में आपके सामने, पता नहीं आपके साथ रिजल्ट शेयर हुआ है या नहीं हुआ, दिस टाइम 80 to 89 कितने बच्चों के हैं? 44 स्टूडेंट्स के हैं। फिर 90 अबव कितने आए इको में? 10 बच्चे मेरे पास 90 अबव के बैठे हुए हैं, 95 बीइंग हाईएस्ट मार्क्स। तो क्या मुझको इस चीज़ को बस अब रोक देना चाहिए? मेरे को तो इको पे बड़ी कमांड अच्छी आ गई, मेरा बच्चा तो नंबर ला के दे रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। या कोई भी पर्टिकुलर टीचर कहें कि हमारे सब्जेक्ट में नंबर अच्छे आ गए तो अब तो हम वाह 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 वाह, तो क्या हम अब हल्के में ले लें उस चीज़ को? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? ज़माना कंपटीशन का है, ज़माना कॉम्पिटिटर्स का है। आज अगर मैं कंपटीशन देने किसी को आ जाऊं और सामने वाला मुझे हल्के में ले ले और वो भी उस बात को सोच के हल्के में रहे, तो एक वक्त आएगा जब मैं उससे आगे पहुंच जाऊंगी। सो समय समय पे यू नीड टू एनालाइज व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग टू द कस्टमर्स इन द मार्केट। समय समय पे यू नीड टू एनालाइज। इसी चीज को हम बोल रहे हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत। अब सुनेंगे आगे की चर्चा, ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे अब कॉन्सेप्ट वैल्यू चेन एनालिसिस। अब ये वैल्यू चेन एनालिसिस, चेन यानी कि एक कड़ी, एक स्टेप, प्रोसीजर, कहाँ कहाँ किस किस स्टेज पे, जब प्रोडक्ट बन रहा है, जब बन चुका है, जब पॉइंट ऑफ सेल पे जा रहा है, जब हमारे कस्टमर तक जा रहा है, क्या मुझे किसी एक स्टेज पे ही वैल्यू ऐड करना पड़ेगा? यानी कि जब बन रहा है क्या तभी वैल्यू ऐड होता है, या डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे होता है? जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे वैल्यू ऐड होता है। वो डिफरेंट स्टेजेस कौन सी होती हैं? अब मेरे साथ आप लर्न भी साथ में करेंगे और मैं आपके साथ अब काम जो है लिखने का भी करूँगी। पहले आप लोग सिर्फ मेरी बातों को सुनेंगे, लर्न करेंगे, उसके बाद आई विल गिव यू प्रॉपर टाइम टू राइट। मुझे आपको पता है भगाने के कोर्स की कोई जल्दी नहीं होती है, जब दिमाग में घुस जाएगा तब हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। तो पहले आप मुझे सुनेंगे, मैं लिखूंगी, आप लर्न करेंगे और फिर आप बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है? सो वी आर ऑन पेज नंबर 46। अभी जो मैं बनाऊंगी, जो मैं लिखूंगी, उसको आपको बाद में पेज 46 के सामने आपको नोट करना है, ठीक है? चले सुनेंगे। सो आज हम बेटा जी, आज हम कोई चीज़ को बनाने वाले हैं। कोई भी प्रोडक्ट अपने मन में बिठा लो, मैं ये बनाना चाहता हूँ, मैं कैलकुलेटर बनाना चाहता हूँ, मैं मोबाइल फ़ोन बनाना चाहता हूँ, मैं ऑटोमोबाइल में कुछ बनाना चाहता हूँ। जो जिसका इंटरेस्ट हो वो आज मन में बिठा लो कि मुझे ये बनाना है। आज मैं आपको बिजनेसमैन बनाऊंगी, आज मैं आपको मैन्युफैक्चरर से जो है शुरुआत करवाऊंगी। दोस्त मुझे सोच कर बताना, क्या सोच के बताना है? मैं सबसे पहले क्या करूँगी? ये है बेटा, ये कौन है? ये है मेरी फैक्ट्री, ये है मेरी फैक्ट्री। क्या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मुझे ज़रूरत होगी किस चीज़ की? कि मैं रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करूँ, रॉ मटेरियल मंगवाऊँ। तो सबसे पहले मुझे जो भी बनाना है, मुझे कैलकुलेटर, मुझे गाड़ियाँ, मुझे बस, मुझे एरोप्लेन, मुझे शिप, मुझे लैपटॉप, मुझे कंप्यूटर, मुझे बैग, मुझे शर्ट, मुझे पैंट्स, मुझे कुछ भी बनाना है, उसके लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड होता है कि मैं रॉ मटेरियल इनपुट्स को एक्वायर करूं। सो मेरे पास लॉजिस्टिक टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं। लॉजिस्टिक्स दो तरह के होते हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। नाउ व्हाट इज लॉजिस्टिक? लॉजिस्टिक होता है ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज लेना।
आपने देखा होगा जब हम घर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, हम मूवर्स एंड मूवर्स का जो है सर्विस लेते हैं, उनको हम लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स बोलते हैं। तो अब मैं क्या कह रही हूँ कि लॉजिस्टिक टर्म्स दो तरह से इस्तेमाल होता है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, माल मेरी फैक्ट्री तक आना, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, इनपुट्स मेरी फैक्ट्री तक आना। मेरी फैक्ट्री तक क्या आना, मेरी फैक्ट्री तक आना कच्चा माल, यानी कि इनपुट्स मेरी फैक्ट्री तक आना, मेरी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल्स का आना। इस चीज़ को नाम दिया जाता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का। अब बेटा, अब यहाँ से हम लर्निंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के थ्रू कच्चा माल यानी कि इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स मेरी फैक्ट्री में आ रहे हैं, मेरी फैक्ट्री में आ रहे हैं। अब आप हो, आपको बिजनेस करना है, क्या बेटा आपको नहीं लगता आप सबसे पहले क्या करोगे, उस रॉ मटेरियल को क्या करोगे, आप उस रॉ मटेरियल को क्या करोगे, रिसीव करोगे। और रिसीव करने के बाद अब अगला कदम आप क्या उठाओगे, बस रिसीव किया और अपनी फैक्ट्री में फेंक दिया, ख़त्म कहानी नहीं। आप क्या करोगे, आप उस मटेरियल की चेकिंग करोगे। आप देखोगे जो रॉ मटेरियल मैंने मंगवाया, जितनी क्वांटिटी में मंगवाया था आया ना, जिस क्वालिटी का मंगवाया था आया ना, जितने यूनिट्स मंगवाए थे आए ना, अलग अलग रॉ मटेरियल था तो कितने किसके लिए मंगवाए थे आया ना। हम इस चीज़ की चेकिंग करेंगे, हम इस चीज को क्या बोल सकते हैं, हम मटेरियल हैंडलिंग करेंगे। तो अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करके चलो कि मैं कच्चा माल, रॉ मटेरियल, इनपुट को अपनी फैक्ट्री में मंगवा रही हूँ। सबसे पहले मैंने रिसीव किया, माल उतर गया, अब मैंने उसकी गिनती शुरू करी, मैंने चेक किया, मैंने मटेरियल हैंडलिंग की और मैंने क्या किया, मैंने स्टॉक कंट्रोल किया, मैंने स्टॉक कंट्रोल किया। अरे मेरे पास 10 तरह के रॉ मटेरियल आए हैं, मैं तो मैन्युफैक्चरर हूँ, बल्क में मैं ऑर्डर करूँगी, मेरे पास 10 प्रकार का इनपुट रॉ मटेरियल आया है, तो मुझको अब देखना पड़ेगा, अच्छा रॉ मटेरियल ए प्रोडक्ट एक्स के लिए है, इसके मुझे 5000 यूनिट्स अलग करने हैं। मेरे पास रॉ मटेरियल बी, ये प्रोडक्ट वाई के लिए है, इसके मुझे 100 यूनिट्स बनाने हैं, इसको अलग करो, छांटो। मैं क्या कर रही हूँ, स्टॉक को कंट्रोल कर रही हूँ। अरे सबसे पहले सबसे ज़्यादा माल मेरा एक्स का बिकता है, तो एक्स के लिए रॉ मटेरियल मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करना है, तो मेरे पास हर वक्त इमरजेंसी के टाइम पे हर वक्त ना किसी भी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के ना 100 यूनिट्स तो बचे रहने चाहिए। 100 से कम हो गया ना, अलार्मिंग सिचुएशन है, मुझे फटाफट से ऑर्डर करना है। आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई इन्वेंट्री, स्टॉक कंट्रोल। तो सबसे पहले क्या किया, माल उतरा, मैंने रिसीव किया, मैंने हैंडलिंग किया, मटेरियल हैंडलिंग, मैंने उसकी काउंटिंग की, चेकिंग की, और फिर मैंने क्या किया, मैंने स्टॉक कंट्रोल जो है वो किया। स्टॉक कंट्रोल किया, मैंने सबको अलग अलग माल को कर दिया कि कौन सा रॉ मटेरियल किस प्रोडक्ट के लिए होगा, किस डिपार्टमेंट में अब जाएगा, अब मैं वो देखूंगी। अब मेरे 10 तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट ए बी सी डी, जो भी नाम से आप बना रहे हो, तो क्या हर प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे बन रहे होंगे? छत एक हो पर डिपार्टमेंट तो अलग अलग होंगे ना उसके। अब जो रॉ मटेरियल जिस भी प्रोडक्ट के लिए है, मैं सेग्रीगेशन करना शुरू करूंगी, वो रॉ मटेरियल उस डिपार्टमेंट तक भिजवाने की कोशिश करूंगी। आज मैंने फॉर एग्जांपल बुक्स मैंने मंगवाई, मैंने इको की बुक्स मंगवाई, हमारे पास अकाउंट्स की आई, ऑडिट की आई, लॉ की आई, एसएम की आई। तो सबसे पहले क्या होगा, माल हम रिसीव करेंगे, साहिल भैया जाइए बुक्स आ गई हैं लेकर आए। साहिल भैया ने बुक्स ली, साहिल भैया ने चेक किया, रवि सर ने उनको एक लिस्ट थमाई थी कि फाइनल की बुक्स इतनी यूनिट्स होनी चाहिए, ऑडिट की, इंटर में एसएम की बुक्स इतनी होनी चाहिए, उसके बाद हमारे पास कौन सा है, फाउंडेशन लेवल में अकाउंट्स की बुक इतनी होनी चाहिए। वो एक पर्चा, वो एक कागज़ लेकर गए, उन्होंने गिनती करना शुरू किया, चेक किया और हैंडल करके उस माल को ऊपर तक बुक्स को लेकर आए। उन्होंने स्टॉक कंट्रोल रवि सर के साथ क्रॉस चेक किया, सर देखो इस लिस्ट के हिसाब से चेक कर लिया, टिक 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 लग गया है। और अब मुझे बताओ, क्या अब फाइनल की बुक्स, मान लो वो रूम फाइनल का है, इसके सपोज कर लो वहाँ पे है, तो फाइनल की बुक्स वहाँ जाएंगी, ये इंटर का रूम है, इंटर की बुक्स यहाँ आएंगी और फाउंडेशन की बुक्स को हम वहाँ रखेंगे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इनपुट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
इनपुट्स टू रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। जो जिसका इनपुट है उस प्रोडक्ट तक, उस डिपार्टमेंट तक हम उसको भेज रहे हैं। गॉट माई पॉइंट? तो मैंने आपसे क्या बोला, पहले इतना बनाओ फिर लर्न करेंगे। ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे मत बनाना, ऐसे बनाना। रजिस्टर पे बना लो, रजिस्टर पे भी ऐसे बनाना, सो दैट जब आपको बुक्स मिलेंगी तो उसी पेज को टियर करके वहाँ पेस्ट कर लेना। तो सुनेंगे मैंने आपके साथ क्या शेयर किया, साथ में सुनते रहो, साथ में इसको बनाते रहना। सबसे पहले वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वैल्यू को ऐड करने का पहला स्टेज कौन सा है? वैल्यू ऐड वहीं से होनी शुरू हो जाएगी जहाँ से माल मेरी फैक्ट्री में आना शुरू होगा। आप मुझे बताओ इस स्टेज पे वैल्यू ऐड कैसे हो रही है? अगर मेरा माल रॉ मटेरियल ढंग की क्वालिटी का नहीं होगा तो क्या आउटपुट ढंग की क्वालिटी का बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। सो मेरा वहीं से ही वैल्यू को ऐड करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। याद करेंगे, सबसे पहले माल हमारी फैक्ट्री में, रॉ मटेरियल इनपुट कच्चा माल मेरी फैक्ट्री में आया, किस नाम से आएगा? पहला क्या है इसके अंदर स्टेज? पहले स्टेज का नाम है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। अब हमारे पास जब माल आ रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसको रिसीव करेंगे। हम उसको रिसीव करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? उसकी चेकिंग करेंगे, मटेरियल हैंडलिंग करेंगे, स्टॉक कंट्रोल करेंगे, और उसके बाद जितना इनपुट जिस भी प्रोडक्ट के लिए, डिपार्टमेंट के लिए आया है, उतना उसको हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बोलेंगे साथ में, सबसे पहले क्या करेंगे? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक इमेज दिमाग में क्रिएट करेंगे। माल को क्या किया? रिसीव किया। रिसीव के बाद चेकिंग करेंगे। चेकिंग के बाद स्टॉक कंट्रोल, गिनती भी करेंगे उसकी, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट्स टू प्रोडक्ट्स या डिपार्टमेंट। चेक करो, लिख लेना, एक मिनट मुझे एक बार कुछ दिखाने दो। पहली हमारे पास एक्टिविटी का नाम है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इसके अंदर क्या होता है? हम सबसे पहले माल को रिसीव करते हैं, हम स्टोर करते हैं। स्टोर करने का मतलब क्या है? क्या हमने यहाँ पे लिखा है? हम स्टॉक कंट्रोल या स्टोर, कुछ भी लिख सकते हो, एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनपुट्स को टू प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसके अंदर क्या क्या आता है? मटेरियल हैंडलिंग, स्टॉक कंट्रोल, ट्रांसपोर्ट छोड़ना चाहो तो अभी छोड़ सकते हो, और नहीं तो सिंपल अक्षरों में इसका मतलब क्या है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कहाँ पर? टू वेरियस प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट। आपने अगर ये अक्षर भी उठा के लिख दिए स्टडी मैट के अपने लिए, अपने आंसर में आपको नंबर पूरे मिलेंगे। कुछ तो अक्षर हमारे पास वो होने चाहिए ना जो ऐसे लिख के दे रहा है और आईसीआई हमसे उम्मीद रखता है। ये वो अक्षर मैंने आपको लिखवा दिए। फिर से मेरे साथ यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लेना। स्टॉक कंट्रोल के साथ इसके ऊपर रिसीव एंड स्टोर लिख लो। रिसीव करो और उसको एक जगह पे स्टोर कर लो। नेक्स्ट, फिर से रिवाइज करवाएंगे। सबसे पहला स्टेज क्या हुआ? इनबाउंड लॉजिस्टिक। अब हमने क्या क्या किया? माल यानी कि इनपुट, रॉ मटेरियल को मैंने क्या किया? रिसीव। स्टॉक कंट्रोल पहले नहीं होगा, पहले चेकिंग होगी, फिर क्या होगा? स्टॉक कंट्रोल, और अब क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट्स टू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। कहानी खत्म। अब फिलर्स तो हम खुद लगा सकते हैं ना। इनबाउंड लॉजिस्टिक इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज दिस 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 दिस। इतने फिलर्स तो हम लगा सकते हैं। आगे चलेंगे। अब बेटा जी, माल हमारी फैक्ट्री पे उतर गया, सामान हमारी फैक्ट्री पे, रॉ मटेरियल इनपुट मेरी फैक्ट्री पर से उतर गए, और अब हम क्या करेंगे? बस बेटा उसको सजा कर रख दे क्या? अब क्या करना है? माल उतर गया, घर में कच्ची सब्जियां आ गई, अब क्या करें? सब्जियों से फाइनल सब्जी भी तो बनानी है कि देख के सिर्फ भूख मिट जाएगी? नहीं। या रॉ मटेरियल को देख के अपने आप चीज़ें बन जाएंगी? नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? क्या बता पाओगे?
अब हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। बेटा आता आपको सब कुछ है, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ फैक्ट एसएम जो अक्षर मांगता है वो नहीं पता। सो जो आपने प्रोसेसिंग बोला उसको मैं क्या करूँगी, मैं अपने प्रोडक्ट्स के का ऑपरेशन करूँगी, मैं अपने प्रोडक्ट्स पर ऑपरेशन करूँगी। एंड ऑपरेशंस का मतलब वही है कि मैं प्रोसेसिंग करूँगी। सो मेरे पास अगला स्टेज आता है ऑपरेशंस का। ऑपरेशंस में क्या क्या चीज़ें आएंगी बेटा? ऑपरेशंस का मतलब क्या है? चलो मुझे कोशिश करो बताने की। ऑपरेशन या प्रोसेसिंग का मतलब क्या है जी? हम उससे रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। लिख दो फिर इसको। हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट्स। बेटा ये काम कैसे होगा? जो रॉ मटेरियल आया आप उसके ऊपर क्या करोगे? आप उसके ऊपर मशीनिंग करवाओगे, यानी कि आप उस पर मशीनों से काम उसके ऊपर करोगे, आप मशीनिंग करवाओगे। अब मशीनिंग करवाई, फाइनल प्रोडक्ट एक बारी में तो नहीं बनता, उसके अलग अलग टुकड़े बनेंगे। मैंने मोबाइल फ़ोन बनाना है फाइनल प्रोडक्ट, तो मोबाइल फ़ोन के लिए एक सेक्शन में उसके कीपैड्स बने, एक सेक्शन में मदरबोर्ड बना, एक सेक्शन में कैमरा या कोई चिप, या इस तरीके से अलग अलग। यानी कि अब मशीनिंग काम तो अलग अलग टुकड़ों में हो गया, मुझे क्या करना पड़ेगा? अब सबको असेंबल करना पड़ेगा, मुझे असेंबलिंग करनी पड़ेगी। अब मैंने असेंबलिंग कर दी, ये कैलकुलेटर बन गया या मोबाइल फ़ोन मैंने बना दिया, वॉट एवर यू पीपल आर मेकिंग। अब क्या करूं? क्वालिटी चेक करूं। और क्या करूं? करेंगे क्वालिटी चेक भी करेंगे। और क्या करें? क्वालिटी चेक से पहले, या चलो पहले आपने अगर ये बोला एक लाइन छोड़ देना तो हम इसको लिख देते हैं, बच्चे ने बोला मैम टेस्टिंग करो। बच्चे ने बोला तो हम उसको कहें कि नहीं बाद में तुम्हारा पॉइंट लेंगे, बेचारे ने दिमाग लगाया है और पॉइंट भी बिल्कुल सही बोला है, तो हम नहीं बोल सकते कि बाद में टेकअप करेंगे, बस एक लाइन छोड़ देना। और अब हम क्या करेंगे? आपने मशीनिंग किया, पार्ट्स को असेंबल किया, बच्चे ने कहा मैम टेस्ट करो, बिल्कुल परफेक्टली ओके, क्वालिटी चेक आप उसका करो। अब क्या करें? माल को पैक कर दें फाइनली। अब हम करेंगे उसकी पैकेजिंग। और मेरे बच्चे प्यारे प्यारे मेरे मासूम बच्चों, लिखो मैप करेंगे। ऑपरेशंस के वक्त पे हम मैप बनाते हैं, दिस इज़ माई वे ऑफ टीचिंग एसएम, दिस इज़ माई वे ऑफ मेकिंग यू लर्न थिंग्स। हर जगह निमोनिक नहीं बनाएंगे। रीज़न क्या है? डबल काम हो जाता है, पहले निमोनिक लर्न करो और फिर ये लर्न करो वो किस टॉपिक का था। सो अननेसेसरी निमोनिक्स भी नहीं बनाने हैं, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, अननेसेसरी निमोनिक्स भी नहीं बनाने हैं। पर अगर आपको लगे ज़रूरत है, आप खुद से बनाना चाहते हो ऐसी जगह पे जहाँ मैंने ना बना कर दिए हो, तो प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट मेरी आपसे, ऐसा निमोनिक बनाना जो उसी टॉपिक को डील करे, आलतू फालतू अनशन कुछ भी मत बना देना, नहीं तो प्रॉब्लम में आप फंसेंगे। तो सुनेंगे बेटा, शुरुआत से याद करेंगे। सबसे पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक, माल आया, माल यानी कि कौन आया? रॉ मटेरियल और इनपुट्स आए। अब क्या करना है? उसका रिसीव कर लिया, आगे चेकिंग करेंगे, आगे स्टॉक कंट्रोल, आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट्स टू specific departments, various departments, respective departments, you can use any word. काम हो गया यहाँ पे। ये काम कहाँ तक हो रहा है? फैक्ट्री के गेट तक हुआ, माल मेरे अंदर यहाँ पे आ गया। अब क्या करें? अब ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशंस यानी कि ऑपरेशंस में क्या करेंगे? कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। इसमें क्या होता है? मैप बनता है, मशीनिंग, असेंबली, पैकेजिंग, और मेरे दोस्त का आंसर टेस्टिंग। लर्न हुआ हमें? इस बात को बुक से देखेंगे, क्या हमने वही लर्न किया है जो इंस्टीट्यूट हमसे मांगता है? ऑपरेशंस में ट्रांसफॉर्म होते हैं ये इनपुट्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस। गुड्स में प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों आते हैं। इसमें क्या होगा? मशीनिंग, असेंबली, पैकेजिंग, मैप,
साथ में टेस्टिंग होगी, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। क्या वही चीज़ें लर्न की जो इसमें स्टडी, और ये स्टडी मैट है, ये मेरी कोई अपनी लैंग्वेज नहीं है, मैंने छापा है, कॉपी पेस्ट किया है, या एसएम की लैंग्वेज है, थ्योरी पेपर है। जब तक उसकी लैंग्वेज नहीं लिख कर आओगे वो तुमको नंबर नहीं देगा। और ये फैक्ट है बेटा, मैं जितना मर्जी अच्छा पढ़ा लूँ, तुम जितना मर्जी अच्छा पढ़ो, नंबर लिख के मिलेंगे। सो लर्निंग इज द अल्टीमेट की टू सक्सेस, लर्निंग इज द अल्टीमेट की टू गेन नंबर इन अ थ्योरी पेपर। ये सच है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दिस सच। तो अगर ये वाली लैंग्वेज आप लर्न कर रहे हो तो फिर नंबर ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। आइएगा, माल आ गया, इनबाउंड लॉजिस्टिक हो गया, उसके ऊपर ऑपरेशन कर दिया, पैक हो गया माल। अब क्या वहीं छोड़ दूं? डिस्ट्रीब्यूशन किसको? फाइनल कस्टमर को। सीधा कस्टमर तक जाएगा, रिटेलर पे पहुंचेगा, पॉइंट ऑफ सेल्स पे पहुंचेगा, वहां से कस्टमर आएगा। तो आइएगा, अगला स्टेज मेरे पास आता है इसके अंदर, इसमें मेरे पास अगला स्टेज आएगा बेटा, अब माल जा रहा है मेरे कस्टमर तक। यानी कि बेटा पहले, सुनना मेरी बात को ध्यान से, पहले रॉ मटेरियल आया था तो इनबाउंड लॉजिस्टिक, आज वो फाइनल प्रोडक्ट बन गया है, माल बाहर जा रहा है तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक। तो अगला अब मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो मेरे कहाँ जा रहा है? फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं। यानी कि मैं अपने प्रोडक्ट को कहाँ भेज रही हूँ? मैं अपने प्रोडक्ट को रिटेलर पॉइंट ऑफ सेल्स तक भेज रही हूँ। इसको हम नाम देते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। और ये कौन है? ये मेरा कस्टमर होने वाला है, क्योंकि मैंने वैल्यू ऐड की है तो इसलिए वो खुश है। ये मेरा कस्टमर जो है वो है, ठीक है, ये मेरा कस्टमर है। आप जैसा मर्जी कस्टमर बना लो, मुझे ग्राफ तो बनाने आते हैं पर ये चीज़ें नहीं आती, ठीक है। तो ये नाच रहा है मेरा कस्टमर। चलें जी, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। अब बेटा बताओ, अब हो आप रिटेलर, अब हो आप रिटेलर। प्लीज़ सुनेंगे मेरी, प्लीज़ चित्रकारी पे मत हंसा करो, मेरे दिल पे लगती है बात। हाँ नहीं तो चलो सुनो प्लीज़, ध्यान देंगे। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या है? माल मेरे रिटेलर तक जा रहा है। अब आप रिटेलर बन जाओ। अब क्या होगा? अब जैसे रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर ने कलेक्ट किया था, अब आपके पास भी तो गाड़ी से माल आ रहा है, अपनी दुकान पे उतरवाना नहीं है क्या? बिल्कुल उतरवाना है। या अपने कस्टमर को कहोगे कि जा ट्रक पे माल पड़ा है जाके निकाल ले? नहीं, माल को अब आपने उतरवाना है। तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या होगा? हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट अब क्या हो रहा है? यहाँ रॉ मटेरियल कलेक्ट होगा या फाइनल गुड कलेक्ट होगा? फाइनल गुड कलेक्ट होगा, हम कलेक्ट करेंगे। अच्छा, कलेक्ट कर लिया या रिसीव कर लिया, यू कैन राइट एनी लैंग्वेज। कलेक्ट कर लिया, रिसीव कर लिया, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट इट। अब क्या करूँ? बस बाहर छोड़ दूँ ना माल को, है ना? दुकान के बाहर छोड़ दूँ ना माल को, मतलब बारिश आए, है ना तनिष, बारिश आए तो पानी में भीग जाए, है ना, माल को बाहर छोड़ दें। धूप है तो धूप में बर्बाद हो जाए, है ना, रात को अंधेरा हो तो चोरी हो जाए, है ना तनिष? हाँ मैम। तो सुनो, कलेक्ट किया पर तनिष की कोई बात नहीं सुनेगा, मेरी सुनेंगे। हम क्या करेंगे? उसको स्टोर करेंगे। स्टोर कह लो या हम क्या कहेंगे? वेयर हाउस में उसको रखेंगे। अब माल इतना सारा है, अब आपने भी देखा होगा, ये लोग जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं सामने तो कम माल रखते हैं, फिर पीछे आपको गोडाउन में ले जाते हैं। आप यूजुअली कहीं पे शॉपिंग करने जाओ, आगे छोटी सी दुकान होती है, फिर आपको आपका हाथ पकड़ेंगे, कहेंगे चलो पीछे वाली 4 गलियाँ छोड़ के। सो वहाँ पे आपको दिखता होगा कैसे बिल्कुल एकदम केव्स जैसी बना देते, अंदर 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 घुसते जाओ। सो दैट इज़ वेयर हाउसिंग। उन्होंने वहाँ पे माल को कलेक्ट करके रखा हुआ है। सो माल उतरा, कलेक्ट किया, मैंने उसको स्टोर किया, वेयर हाउस किया। और अब क्या करूँगी बेटा? अब पहले रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, कहाँ हो रहा था डिस्ट्रीब्यूट? टू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स या प्रोडक्ट्स। अब फाइनल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा टू कस्टमर्स। लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट टू कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूट टू कस्टमर्स। अच्छा, इसमें भी आप लिख सकते हो क्या? मटीरियल हैंडलिंग। बस फर्क इतना है, वहाँ हैंडल रॉ मटेरियल होता था, यहाँ हैंडल फाइनल गुड होगा।
अब अच्छा मुझे बताओ, कस्टमर्स तक माल पहुंचाने के लिए डू यू नीड एनी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, या चीज़ों के पैर हैं खुद चले जाएंगे? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे मुझे अब ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, यहाँ पर मुझे ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, मतलब यहाँ मुझे कोई डिलीवरी सिस्टम चाहिए जो मेरी चीज़ों को डिलीवर कर पाए। डिलीवरी सिस्टम, अरे मान लो ना तुमने ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाई, तो ऑनलाइन जिससे मंगवाई वो सेलर तुमको घर पे डिंग डोंग करके देने आता है सामान? नहीं, वो किसी के थ्रू कुरियर करवा रहा है। फेडेक्स की सर्विसेज हो गई, कुरियर सर्विसेज, कितनी सारी आजकल वैल्मो बहुत चल रहा है, वो हो गया, ई कार्ट हो गया, दीज आर योर डिलीवरी सिस्टम्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए ये हो गया। बेटा ये तो हिसाब किताब हुआ किनका? जो फिजिकल टैंजिबल गुड है वो तो तुम जाके ले आओगे, ठीक है, या अगर आप नहीं जा रहे हो तो माल आप तक आ जाएगा किसी डिलीवरी सिस्टम के थ्रू। मान लो बेटा सर्विस है, मेरी सर्विसेज टीचिंग की, मैं आपके एक एक के घर पे आई या आप यहाँ तक आए हो? आप यहाँ तक आए हो मैम, आप भी तो आए हो। हमने एक जगह डिसाइड कर ली ना। मैं तो आपके घर में नहीं, अब गुड अगर कोई होता आप ऑर्डर करते, जिसके जितने यूनिट्स होते सबके घरों में जा। अब बुक्स है, मेरे ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन वालों को हर घर में बुक डिस्पैच हुई होगी, बट जब ये मेरे से सर्विस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैं एक जगह पे, ये लोग मेरे टाइम के हिसाब से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आजकल सुनिधि चौहान कितने कॉन्सर्ट्स करती है, तुमको क्या डब्बे में बंद करके गाने दे रही है? नहीं, टैंजिबल प्रोडक्ट तो नहीं दे रही। गाने की सिंगिंग सर्विसेज, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स जो होते हैं, सुनिधि चौहान तुम्हारे घर में तुमको कॉन्सर्ट करने के लिए आती है या आप जाते हो? आप जाते हो। मैच हो रहे हैं, इंडिया जीत गई, मैच देखने आप गए या वो बुमराह आपके घर पे आके बॉलिंग करके गया? एमसीडी के पार्क में आपने कहा अरे आ नहीं सकता हूँ, पेपर चल रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं, अरे बुमराह भाई आ जाना, घर के बाहर ही पार्क है। ऐसा थोड़ी ना होता है। सो मेरा बच्चा, इन केस ऑफ सर्विस हम अरेंजमेंट्स करते हैं टू ब्रिंग द कस्टमर टू द फाइनल पॉइंट ऑफ सेल्स, और हम क्या लिख सकते हैं, इन केस ऑफ सर्विसेज अरेंजमेंट्स आर मेड टू ब्रिंग द कस्टमर टू अ फिक्स्ड लोकेशन। जहाँ कॉन्सर्ट है वहाँ का एड्रेस होगा, या जहाँ पे मैच है वहाँ का एड्रेस होगा, यहाँ टीचिंग सर्विसेज यहाँ दे रही हूँ तो यहाँ का एड्रेस होगा। सो अगर तो टैंजिबल प्रोडक्ट है तो बेटा आप ट्रांसपोर्ट कर दोगे, पर सर्विस थोड़ी ना ट्रांसपोर्ट होगी। सो इन केस ऑफ सर्विसेज अरेंजमेंट्स आर, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? अरेंजमेंट्स फॉर ब्रिंगिंग कस्टमर्स, अरेंजमेंट्स फॉर ब्रिंगिंग कस्टमर्स टू दी सर्विसेज आर मेड। यानी कि कैसा अरेंजमेंट, हम कोई फिक्स्ड लोकेशन डिसाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग सर्विसेज, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स एटसेट्रा। बोलो मेरे बच्चों, दिमाग में बैठ रही हैं चीज़ें? ठीक है, ठीक ठाक पढ़ा लेती हूँ? ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक ना? हाँ ठीक है, शुक्रिया। चलो ध्यान देंगे, सुनेंगे, रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, सामान बाहर भेजना है, लोगों तक भेजना है, तो पहले लोगों तक भेजने के लिए मेरी दुकान पे तो आ जाए। तो सबसे पहले क्या करूँगी, माल को रिसीव या कलेक्ट, फिर मैंने उसको स्टोर किया, वेयर हाउसिंग किया। दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करते रहो ना। माल आया, मैंने उतरवाया, फाइनल गुड आया, मैंने उतरवाया, रिसीव किया, कलेक्ट किया, उसको दुकान के अंदर गोडाउन में स्टोर किया, वेयर हाउस किया। फिर अच्छा हम भी तो चेक करेंगे ना कि कितना ऑर्डर किया था उतना माल मेरे पास आया। कैलकुलेटर के 500 यूनिट्स ऑर्डर किए थे, क्या 500 आए? और अगर आए तो क्या ढंग के आए? ऐसा तो नहीं है 2-4 बीच में टूट गए रास्ते में। हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल हैंडलिंग कर रहे हैं।
और अब हम क्या करेंगे, अब फाइनल प्रोडक्ट आ गया तो भैया कमाई भी तो करनी है, मैं अपने प्रोडक्ट को फाइनल कस्टमर तक पहुंचाऊंगी। एंड इफ इट इज़ अ सर्विस तो अरेंजमेंट्स आर मेड टू ब्रिंग द कस्टमर्स टू अ फिक्स्ड लोकेशन। गॉट माई पॉइंट? बुक से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। कलेक्ट करो, स्टोर करो और डिस्ट्रीब्यूट करो कस्टमर्स को प्रोडक्ट। अगर टैंजिबल प्रोडक्ट है तो आपको वेयर हाउसिंग, मटीरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। पर अगर सर्विसेज हैं तो अरेंजमेंट्स बनाने पड़ेंगे फॉर ब्रिंगिंग कस्टमर्स टू दी सर्विस। वो एक फिक्स्ड लोकेशन हो सकती है, एग्जाम्पल कोई स्पोर्ट्स इवेंट, मैच। मिल गए हमें वही अक्षर जो हमने लर्न किए, तीनों लर्न करेंगे फिर से। शुरुआत करेंगे फिर से। बड़ी चीज़ें गिरती हैं मुझसे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। चलो जी, मेरी गलती नहीं है, गैप है यहाँ पे। चलो हाँ, नहीं तो सुनो जल्दी से। वैल्यू चेन एनालिसिस हम टॉपिक कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, आना यानी कि इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या क्या होगा, कोशिश करेंगे। एक बार अभी आप देख के बोल लो, फिर पूरा हो जाएगा तो बिना देखे बोलना है। इनबाउंड लॉजिस्टिक सबसे पहले रिसीव, चेकिंग, स्टॉक कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट्स टू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। लर्न, क्या यही अक्षर है हमारे स्टडी मैट के? बिल्कुल यही है। अब क्या करें, माल बस आ गया, रॉ मटेरियल देखें उसको। ऑपरेशन, ऑपरेशन में क्या आएगा, मैप आएगा, यानी कि मशीनिंग, असेंबलिंग, पैकेजिंग, और क्या होगा, टेस्टिंग होगा। और मीनिंग तो बताओ ना ऑपरेशंस का, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। नाउ व्हाट, अब माल बन गया, अब बाहर धक्का दे दो। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या क्या होगा, फिर से सेम प्रोसेस, कलेक्ट, रिसीव और स्टोर या वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन टू कस्टमर्स। उससे पहले अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। ये तो बात हुई गुड्स की। व्हाट इफ इट इज़ अ सर्विस, अरेंजमेंट्स आर मेड टू ब्रिंग द कस्टमर्स टू अ फिक्स्ड लोकेशन। क्लियर है जी बात? श्योर। नाउ व्हाट बेटा, मेरे कस्टमर को सपना आने वाला है कि धुरंधर 2 रिलीज हो रही है। बोलो ना, तुमको सपना आया था कि कल से एसएम शुरू होगा, तुमको सपना आया था कि इस दिन से फाउंडेशन की क्लासेस शुरू हुई थी। कोई सपना आया था, कोई भविष्यवाणी हुई थी? नहीं ना। किसी के साथ दिल के तार जुड़े हो, मेरे साथ या सर के साथ, हमने आपको बताया हो, पता चल गया हो, खबरी, ऐसा भी नहीं है। तो बेटा कैसे पता चले कि दुकान में, मार्केट में नई चीज़ आई है? क्या करें उसकी? एडवर्टीजमेंट। क्या कह दूं, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी सेल्स करने के लिए। अगला स्टेप यही है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं चीज़ों की मार्केटिंग। मार्केटिंग, ओके। अब हम करने वाले हैं मेरे बच्चे चीज़ों की मार्केटिंग, यानी कि अगला स्टेज आता है मार्केटिंग एंड सेल्स का। मार्केटिंग एंड सेल्स का ऑनलाइन जल्दी से गिव मी अ थम्स अप। समझ में आया? मेरी मधुरवाणी आप तक पहुंच पाई? थोड़ी सी मधुरता कम है आजकल, पर कोई बात नहीं, ठीक है। जल्दी से गिव मी अ थम्स अप, जल्दी बोलो। मार्केटिंग एंड सेल्स, अगला अगला मार्केटिंग एंड सेल्स। दोस्त बताओ जल्दी से, मार्केटिंग सेल्स कैसे लोगों को बता रहे हो? अक्षर अक्षर, अलग अलग अक्षर चाहिए मुझे। कैसे होगी मार्केटिंग, लोगों को कैसे पता चलेगा? एडवर्टीजमेंट्स तो बोलो ना बेटा, आवाज़ निकलनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट्स करेंगे, और क्या करेंगे बेटा? और अलग अलग अक्षर बोलो। एडवर्टाइज क्या करते हैं, और प्रमोशन करते हैं, लिखो ना फिर। और क्या होती है बेटा इनकी? पर्सनल सेलिंग ना पर्सन की होती है, उस पर भी मैं आऊँ, नहीं मैं आ ही जाती हूँ। ऐसे किसने बोला पर्सनल सेलिंग? फिर से आपने बोला। सो पर्सनल सेलिंग क्या होती है? सर्विसेज के केस में पर्सनल सेलिंग होती है। पर्सन की मार्केटिंग इज पर्सनल मार्केटिंग, वो भी हम करेंगे, हमारे चैप्टर है, ये लिखेंगे भी हम। सो एडवर्टीजमेंट्स, प्रमोशंस, क्या मैं बोल सकती हूँ पब्लिसिटी भी एक ऐसा ही अक्षर है।
चीज़ों की पब्लिसिटी करेंगे, कैंपेनिंग करेंगे, वेरी नाइस, लिख सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, सैम्पल्स बेचेंगे। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ प्रमोशन ही है। सो येस, यू कैन राइट दीज अक्षर ऑल्सो, आप बिल्कुल लिख कर आओ। मैं यहाँ पर एक अक्षर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्या ये सारे काम कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए हो रहे हैं? कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर अवेयरनेस। और बेटा अब अगली बात, ये तो चीज़ें हुई जब वो प्रोडक्ट है कैसा, गुड है, टेंजिबल नेचर वाला। मैं तो सर्विसेज दे रही हूँ, मैं तो सर्विसेज दे रही हूँ, मेरा प्रमोशन कैसे होगा, मेरी पब्लिसिटी कैसे होगी? आपने अब जैसे अगर हम मूवी की बात करें तो मूवी के डब्बे में बंद करके कोई गुड मिलता है? नहीं, आप देख कर आते हो मूवी। अब आप उसको कैसे प्रमोट करते हो? आप दो लोगों को बताते हो अच्छी है या बुरी है, फिर जिसको लगा अच्छी है वो देखने जाता है, हाँ दोस्त कह रहा था अच्छी है, और आपने कहा बुरी है तो फिर भी वो देखने जाएगा देखने के लिए कि कितनी बुरी है। मतलब हर 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 नेचर के लोग होते हैं ना। अगर मैंने बोला बुरी है तो आप देखने जाओगे, हाँ वाकई बुरी है मैम, सही कह रही थी। आपने कहा अच्छी, आप तो भी देखने जाओगे, अच्छा हम भी देखते हैं अच्छी है या नहीं, हमें तो नहीं अच्छी लगी, मैम को पता नहीं क्यों लगी। सो अल्टीमेटली टिकटें तो बिक गई ना, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे उससे फ़र्क क्या पड़ा, टिकटें बिक गई। हाँ अच्छी है तो ज़्यादा बिकेंगी, बुरी है आजकल तो भी ज़्यादा बिक रही हैं। इसीलिए पता उनको ना, मूवीज़ वालों को पता होता है हमारी मूवी में कोई कहानी नहीं है, कुछ नहीं है, एक गाना ऐसा डाल देते हैं और उसको 2 महीने पहले रिलीज़ कर देते हैं, गाने को 2 महीने पहले रिलीज़ कर देते हैं कि ले भैया गाने देखने ही लोग मूवी देखने आएंगे। यूजुअली पता नहीं, मुझे मूवी का नाम याद नहीं है, गाना रिलीज़ हुआ, मैं उसी गाने की वजह से मूवी देखने गई, और जब मैं मूवी देखने गई मूवी में गाना ही नहीं था। आजकल ये भी तो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना कि बस वो रिलेटेड गाना बस निकाल दो, रिलीज़ कर दो, पूरी मूवी में अब आएगा गाना, अब आएगा, अब आएगा, अरे इंटरवल के बाद आएगा, आएगा, वो नहीं आएगा, वो गाना आया ही नहीं। अच्छा फिर एक आखिरी उम्मीद, मन में उम्मीद तो होती है कि भैया जब ख़त्म होगी और मैं मूवी हॉल से ऐसे नीचे नीचे सीढ़ियों से उतरूँगी शायद तब बच जाए, वो तब भी ना बचा। वो बाद में पता चला कि वो गाना एक्चुअल में सिर्फ वो मूवी को ऐसे ही प्रमोट करने के लिए था, वो गाना उसके अंदर डाला नहीं था उन्होंने। सो ऐसा भी होता है। ये सब क्या है? कंज्यूमर्स के नज़र में अपने प्रोडक्ट को अवेयर कर रहे हैं। अभी खैर ये तो प्रोडक्ट हुआ ना, हम तो सर्विसेज की बात करें। सर्विसेज में क्या है? यही तो माउथ पब्लिसिटी। ये क्या है? हम नेटवर्क्स क्रिएट कर रहे हैं। लेटस से क्या, लेटस से क्यों? आपको मेरा एसएम पसंद आया, लेटस से वाली बात नहीं है, आपको पक्का पसंद आया, ठीक है, लेटस से नहीं होता इसमें कुछ भी। तो अब आप मुझे बताओ, आपको एसएम पसंद आया, आप 4 लोगों के सामने बोलोगे, ये भी लेटस से नहीं है, आप बोलोगे कि अच्छा पढ़ाया। तो आप मुझे बताओ ऑन अ वेरी सीरियस नोट, क्या आप नेटवर्क्स बना के मेरी चीज़ों को कम्युनिकेट कर रहे हो, दूसरों तक पहुंचा रहे हो? सो इन केस, अब एक कोई प्रोडक्ट है ना, उसको तो आप पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली बात है, आप इस्तेमाल करोगे विश्वास करोगे। सर्विसेज तो भैया आपको, सर्विसेज तो आप तभी अवेल करोगे जब कोई आपको बताएगा। यूजुअली अब अगर हम व्हाट्सएप की बात करें, आज के आप लोगों ने तो देखा ही है व्हाट्सएप, बट जब व्हाट्सएप 2013-14 में आया था इंडिया में, उसका 2013-14 के आसपास बहुत ट्रेंड था, क्रेज था। हम व्हाट्सएप पे नहीं थे, हमने लोगों से सुना। क्या व्हाट्सएप कोई प्रोडक्ट था? व्हाट्सएप की तो हम सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, यूट्यूब की तो हम सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना मुझे मिल रहा है। तो इसकी लोगों ने पब्लिसिटी करी, इसकी लोगों ने कम्युनिकेशन नेटवर्क। लोग क्या कहते थे, या आज के टाइम पे हम क्या बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते कि मुझे पिक्चर्स सेंड कर देना, मुझे वीडियो सेंड कर देना, अरे भाई व्हाट्सएप कर दियो, तूने नोट्स लिखे हैं ना व्हाट्सएप कर दियो, नाम ही है उसका व्हाट्सएप कर दियो। हम ये नहीं बोलते कि सर्च इंजन पे कोई चीज़, कोई टॉपिक सर्च कर ले। आजकल क्या करते, चैट जीपीटी कर ले, उससे पहले क्या होता था, गूगल कर ले। यही तो नेटवर्क है, यही तो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं। अरे सर्विसेज के केस में आपको नेटवर्क फॉर्म करने पड़ेंगे, तभी आपका प्रमोशन होगा। अब मैं अपनी सर्विसेज तुमको डब्बे में बंद करके नहीं दे सकती। मेरा प्रमोशन, पब्लिसिटी या नया स्टूडेंट अवेयर कैसे होगा? जब आप मुझे प्रमोट करोगे अच्छा बोल के, और अगर नेगेटिव भी है तो भी बेटा वो डी मार्केटिंग होती है। वो भी एक हमारे पास, जिसको आप बोलते हो ना नेगेटिव प्रमोशन, दैट इज बेसिकली डी मार्केटिंग। तो पता अपने को है, बट हमें अक्षर नहीं पता था एसएम हमसे क्या जानना चाहता है। सो मेरा बच्चा, इन केस ऑफ सर्विसेज हम क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ
services, in case of services, communication in case of services, communication networks should be formed or created. लिखेंगे इसको. बोलो, समझ में आया? पक्का? सो अब हमने वैल्यू कैसे ऐड करी, जब तक लोगों को बताओगे नहीं. कई बार क्या होता है ना, किसी चीज़ में दम नहीं होता पर उसका इतना नाम सुन लिया होता है, एक बार मन करता है इस्तेमाल कर ले. सो ये भी तो वैल्यू ऐड कर रहे हो आप. 100 में से 2 को भी समझ में आ गया, पसंद आ गया, तो वैल्यू तो क्रिएट हो गई. ओके, लास्ट स्टेप आता है. अब बेटा आपने माल बेच दिया, सामान बेच दिया. एक ही बार बेचना है या बार बार बेचना है? बार बार बेचना है. तो क्या करना पड़ेगा? बार बार बेचना है. बार बार बेचना है ना, कि एक ही बार कस्टमर को बुलाना था, बस मेरे को आप ही का एसएम का बैच लेना है, इसके बाद मुझे एसएम का लेना ही नहीं आ रहा है, घर परिवार चलाना है, बच्चा बड़ा हो रहा है, ज़रूरतें हैं उसकी, पैसा चाहिए, चाहिए ना मुझे एसएम का अगला बैच. तो मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा? आप बाहर निकलो तुम. सुनो अब. हाँ, तो आफ्टर से यार तुम छोड़ो, मैं नहीं बात करती. जगह खत्म हो गई है मेरे पास. अगला डब्बा. दिल तोड़ दिया मेरा. अब जिसने नहीं भी सुना होगा ना, वो भी पूछेगा क्या कहा था, क्या कहा था. चलो सुनो, बट पॉइंट करेक्ट है मेरे लिए, नहीं टॉपिक के लिए. लिखो सर्विसेज. लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो. सर्विसेज. सो बेटा ये सर्विसेज वो सर्विसेज नहीं है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. दिस इज बेसिकली आफ्टर सेल सर्विसेज. ठीक है. अब आप मेरा बच्चा मुझे ना एक बात बताना, मेरे पास वीडियोस आ गई हैं इस टॉपिक के बाद. आई विल शो यू वीडियो कि मैं क्या बता रही हूँ, उसको जस्टिफाई करने के लिए. आपने ना मान लीजिए क्या लिया, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लिया. आपको मेरा एग्जाम्पल याद आया? फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन चाहिए, भाग्यवान. याद आया? वही एग्जाम्पल. सो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन मम्मा को आपने दिलवा दी, पर बेचारी मम्मा अभी तक वो हाथ से कपड़े धो रहे थे, उनको सीधा ट्रांजिशन दे दिया आपने फुल्ली ऑटोमेटिक पे. चला लेंगी मम्मा? ट्रेनिंग नहीं चाहिए उनको, डेमो नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए. उसकी तो वो जो पाइप होती है टैप में, वो भी अलग तरीके से लगती है. वो दूसरी वाली ट्रेडिशनल पाइप्स नहीं है कि निकाला और वो पाइप उसमें जो है हमने इंसर्ट कर दिया टैप में, वो वाला हिसाब नहीं है. आजकल की नई मशीन्स का नया इंस्टॉलेशन सिस्टम है. क्या कोई इंस्टॉल करने के लिए चाहिए आए? हाँ बिल्कुल आए. एसी तो खरीद लिया और कह रहे इंस्टॉल करने नहीं आएंगे, खुद बंदरों की तरह दीवार पे चढ़ के लगा लो. खरीदोगे? जितना मर्जी सस्ता मिले नहीं खरीदेंगे. एक एसी मुझे मिल रहा है फॉर एग्जांपल 45,000 का, एक मिल रहा है 35,000 का. इसके बीच में कोई और एसी नहीं है, कोई और रेंज नहीं है, कोई और प्रोडक्ट नहीं है. 35,000 वाला 10,000 सस्ता तो पड़ रहा है, पर कह रहे हैं इंस्टॉल नहीं करने आएंगे. मैं खरीदूंगी क्या? मैं नहीं खरीदूंगी, मुझे थोड़ी ना लगाना आता है. खरीदोगे? ये सोच कर कि कहीं बाहर से लगवा लेंगे, ये क्या हो रहा है? नहीं. अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. बाहर कोई नहीं है, कोई नहीं है. अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. ठीक है, यहाँ पे भी लगेगी ये वाली अजम्पशन. जो पढ़ा रही हूँ उसी के ऊपर फोकस करना है. तो सुनो, मुझे जल्दी से बताओ, कोई चीज़ बेटा, तुमने टीवी ले लिया, उसके भी डेमो देने आते हैं. आपने एसी ले लिया, उसका इंस्टॉल भी करेंगे, डेमो भी देने के लिए आएंगे. डेमो में आपको रिमोट पे भी बताएंगे ये बटन किसके लिए इस्तेमाल होगा. आपको हर तरीके से बताते हैं ना, तभी तो आपको उनकी. अच्छा फिर गाड़ियाँ ले लो, इतने किलोमीटर्स पे एक फ्री सर्विस, फिर इतने किलोमीटर्स पे दूसरी फ्री सर्विस. वैसे बंदा सर्विस कराए ना कराए, ये फ्री के चक्कर में करा लेते हैं हम एक बार. चल जो मिला है वो तो बेनिफिट उठा ले. ये BMW ऑडी खरीद लो, बंदा कहता है हाथी पाल लिया. पर टाटा की गाड़ियाँ ख़राब भी हो जाए तो स्पेयर पार्ट्स बड़े आसानी से मिल जाता है. यही तो है आफ्टर सेल सर्विसेज.
यही है आफ्टर सेल सर्विसेज, कि आपको क्या वो लोग इंस्टॉलेशन की सर्विसेज दे रहे हैं, तभी तो कस्टमर आपके पास बार बार आएगा। अरे आप एप्पल फ़ोन की बात करो बेटा, आज के ज़माने में लोगों के पास पैसा है, एक बिजनेसमैन को पैसा निकलवाना आना चाहिए। एप्पल को आता है, जियो को नहीं आता। जियो ने फ्री बांट के अपने प्रोडक्ट को बांटा है, बेचा है, अब वो धीरे धीरे रेट्स को बढ़ा रहे हैं, पर एप्पल को डे वन से आता है। वो कहता है इंडिया में, लोग कहते होंगे इंडिया पुअर कंट्री है, इंडिया तो अच्छी खासी रिच कंट्री है, देखो मैं पैसा निकलवा के दिखाता हूँ, 1.5 लाख का फ़ोन लॉन्च कर देता है, और लोग पागल है उसके लिए, इतना सैमसंग के लिए पागल नहीं है, वीवो आज लॉन्च करते, कोई पागलपन नहीं है, एप्पल का पागलपन है, जुनून सवार है। लोगों के पास पैसा है, बिजनेसमैन को पैसा निकलवाना आना चाहिए। ये काम सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज करके देती हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, इंस्टॉलेशन, उसके बाद क्या होगा, रिपेयर। और आप किसी चीज़ का ज़्यादा पैसा कब अपने कस्टमर से निकलवा पाओगे, जब आप उसको वैल्यू दोगे। एप्पल कोई वैल्यू दे रहा होगा ना, प्रिवेसी दे रहा है। अरे एप्पल फ़ोन तो कभी भी हमारे लिए बना ही नहीं था, आप स्टूडेंट्स के लिए तो बना ही नहीं था, वो तो बिजनेस के लिए बना था, उसमें तो बिजनेस एप्लीकेशंस थी, पर इतना पसंद आया, आजकल हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने वैल्यू कुछ प्रोवाइड करके दिया। लोग कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे पास ऑप्शन है, 20,000 का भी ले सकते हैं, 10,000 का भी ले सकते हैं, 50, अरे 10,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में तरह तरह के फ़ोन आते हैं। सैमसंग के खिड़की वाले फ़ोन, वो फोल्डेबल वाले, वो भी आते हैं, लोग नहीं खरीदते, नहीं खरीदते, कहते नहीं चाहिए, वो इतना मोटा हो जाता है बंद होके, ऐसे करो या ऐसे, जैसे भी फ्लिप फोल्ड जैसे भी करो, इतना मोटा हो जाता है, जेब में नहीं आएगा। सो भैया वैल्यू आपको देना पड़ेगा, और ये वैल्यू ऐसे मिलती है कि आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी देनी है, आपको रिपेयर देना है, आपको ट्रेनिंग देनी है उसको चलाना कैसे है, और आपको स्पेयर पार्ट्स जितना ईजिली अवेलेबल होगा उतना मार्केट में आपका प्रोडक्ट जो है वो हिट हो जाएगा। आज मैं एप्पल का फ़ोन ले लूँ और लेटेस्ट से कि वो मदरबोर्ड उसकी भी ख़राब हो जाए, तो भैया वो है नहीं वो चीज़ की मदरबोर्ड तुम उसको सारे 80 पंजर उसके खोल दो और मदरबोर्ड ठीक करा लो, उसका वो सिस्टम ही नहीं है, बट वो किसी और तरीके से वो वैल्यू आपको प्रोवाइड करवा के दे रहा है। सो स्पेयर पार्ट्स को जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, वही कि BMW ऑडी खरीद लो, बंदे कहते हैं कि भैया गाड़ी नहीं है, पूरा हाथी पाल रखा है, डर डर के इंसान निकालेगा। कब निकालेगा उस गाड़ी को? वो निकालेगा जब किसी की शादी फंक्शन पार्टी होगा बस, और वैसे जब जाना होगा तो नैनो निकलेगी, ईजी है ना, मोड़नी ईजी है, ट्रैफिक में कहीं से भी निकल जाती है, शाम का ऐसे कैसे भी निकाल लो, लोग स्कूटी की तरह उसको चला रहे हैं। दिस इज सर्विसेज, कि आपके पास तरह तरह के रूट्स हैं टू प्रोवाइड वैल्यू टू योर कस्टमर्स। कोई महंगा प्रोडक्ट दे के उसमें वैल्यू ऐड कर रहा है, कोई सस्ते में वैल्यू ऐड करके ज़्यादा कस्टमर बेस को गेन कर रहा है। सो दिस इज सर्विसेज। और बेटा ये पूरा जो आता है, ये है आपके पास वैल्यू चेन एनालिसिस का एक हिस्सा। अब आप ये देख लो कि इतना इन डेप्थ में पढ़ा रही हूँ, लर्न करवा रही हूँ, लिखवा रही हूँ, स्टिल आई विल बी टेकिंग 30 to 35 लेक्चर्स। बहुत कम लेक्चर्स में ले रही हूँ, और अब मैं अगर ये लिखवाऊँ ना, मैं बार बार रिपीट ना करवाऊँ, लर्न ना करवाऊँ, तो आप सोच सकते हो कि बहुत अर्ली हो जाएगा कोर्स। नाउ इट इज़ अप टू यू, मुझे आपसे आज नहीं कल परसों धीरे धीरे अभी आप और मुझे जो है चेक करो, क्योंकि अभी तो आप लोग मुझे चेक ही करोगे, अभी आप मुझे चेक करो और फिर मुझे बताना कि लिखना बेटर है, लिखवाना बेटर है, या खुद आप लर्न कर लोगे, मैं सिर्फ आपको किताबों से पढ़ा दूँ। अच्छा, सेकंड क्लास में, बल्कि फर्स्ट ईयर, परसों वाली क्लास में तो कुछ किया ही नहीं था, टाइम पास किया था, इंट्रो था बस। सो आज फर्स्ट क्लास में यू पीपल आर लाइक कि लिखवा दो बेटा, यही तरीका है। आप मना भी करते ना तो भी मैं लिखवाती हूँ, मुझे नंबर दिलवाने हैं, मेरे बोलने से नंबर नहीं आएंगे, आपके लिखने से आएंगे। सो ये सच है। सो एनी हाउ वैल्यू चेन एनालिसिस, और ये बेटा वैल्यू चेन एनालिसिस का एक पार्ट है, ये है मेरी प्राइमरी एक्टिविटीज़, ये है मेरी प्राइमरी एक्टिविटीज़। ठीक है, हाँ बच्चा कह रहा है ऑनलाइन तो बिल्कुल प्लीज़ पे ही उतर आया है, लिखवाना मैम प्लीज़। ओके बेटा ठीक है, अरे इतना प्लीज़ नहीं करते, मैं तो दोस्त हूँ तुम्हारी, ऑर्डर देते हैं, दिल पे मत लेना मेरी बात को। हाँ नहीं तो कल को बच्चा कहे चल ज्योति क्लास ख़त्म कर। चलो लिखो, दिख रहा है, दिख रहा है, मतलब वो लास्ट वाला सर्विसेज लिख लिया, तो फिर मैंने क्यों किया ऐसे। चलो जी, बोलना चालू करेंगे, लर्न करेंगे अभी। सो बिफोर वी लर्न, एक बार हम बुक से भी ये वाले दोनों पॉइंट्स को पढ़ लें ज़रा। मार्केटिंग एंड सेल्स में देखो,
जहाँ पे कंज्यूमर या यूजर्स दे आर मेड अवेयर, यानी कि कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज सो दैट दे आर एबल टू परचेज इट। इसके अंदर क्या क्या आएगा, आप एडवर्टाइज करोगे, आप सेलिंग करोगे, और अगर आपके लिए ये सर्विसेज हैं तो आप क्या करोगे, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आप बनाओगे सो दैट सर्विसेज लोग एक्सेस जो है वो कर पाएँ। इसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी आ जाएगा। एक एक वर्ड भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। 10 में से अगर 10 अक्षर दिए, 10 में से कोई 3 4 5 कर लो, दैट इज़ इनफ। इतना भी एक एक अक्षर के ऊपर चिपक मत जाना। आपको कुछ अक्षर वो दिखे जो आपके स्टडी मैट के हैं। हाँ, जो एक्स्ट्रा लर्न कर सकता है उसके लिए यहाँ पे वो वर्ड्स लिखे हुए हैं, कर नहीं पाओगे एक्स्ट्रा। चलो सुनो, सर्विसेज रह गया। सर्विसेज वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके प्रोडक्ट सर्विस की वैल्यू को या तो बढ़ा दें और जो बढ़ी हुई है उसको मेंटेन भी करके रखें, जैसे इंस्टॉलेशन, रिपेयर, ट्रेनिंग, स्पेयर्स। अब आपने मशीनरी टेक्नोलॉजी तो लगा दी, वैभव सर ने, मैं मान लो पढ़ाती थी पहले चौक से, ब्लैक बोर्ड से, सर ने ये प्रोजेक्टर तो लगवा दिया, मुझे चलाना ही नहीं आता, मैं जितना मर्जी अच्छा पढ़ा लूँ मैं फेल हो गई। सो मुझे टाइम टू टाइम उन चीज़ों की लोगों को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, और लोगों को ट्रेन में तभी करूँगी जब मुझे खुद को आता होगा। सिंपल सी बात है। आइएगा बेटा, लर्न करवा देंगे। अब मैं इसको हाइड कर रही हूँ, प्लीज़ ट्राई कि आप खुद से बना पाएँ। आपके पास लिखा हुआ है, देखने की कोशिश नहीं करना, एक बार कोशिश करो खुद से बोलने की। वैल्यू चेन एनालिसिस की पहला पार्ट प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी मतलब जो मेन एक्टिविटीज़ है जिनके बिना काम चलना ही नहीं है। कितने स्टेजेस हैं इसके अंदर? 5। पहले सिर्फ नाम बोलेंगे। इनबाउंड, आवाज़ आनी चाहिए। मैंने पूरा 1 घंटा, सवा घंटा हो गया है, 8:15 बजे क्लास शुरू की थी, 1 घंटा हो गया, एक टॉपिक का आधा हिस्सा निपटाया है। सिर्फ किस लिए? आपके दिमाग में इनिशियली अभी आप मेरे साथ एडजस्ट हो जाओ, मैं आपके साथ हो जाऊं, थोड़ा सा एसएम के साथ हम दोस्ती कर लें। पढ़ना नहीं, हमने तो इसको अपना दोस्त बनाना है। इनिशियली स्लो भी चलेंगे, काम चलेगा, बट आपको 2 घंटे की क्लास के बाद वैल्यू अगर ऐड नहीं हुआ ना, फिर से वही वर्ड आ गया जो आप 8:15 बजे 8 बजे क्लास में जिस दिमाग के साथ बैठे थे, अगर 10 बजे भी उसी दिमाग के साथ मेरे साथ बैठे हो तो क्या वैल्यू ऐड हुई? नहीं हुई। ये वैल्यू ऐड करनी है। सो लेट्स बी स्लो इन इनिशियल डेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब आप मेरे साथ एडजस्ट हो जाओगे, क्योंकि फाउंडेशन में देखो पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग था, यहाँ बिल्कुल अलग है। रीज़न वो ऑब्जेक्टिव था, ये सब्जेक्टिव है। सो पढ़ने का तरीका भी अलग है, पढ़ाने का तरीका भी अलग है। इसको आप और हम दोनों एक दूसरे के साथ यूज टू हो जाएंगे, धीरे 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 हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, वो अपने आप बढ़ जाएगी। तो अब आप सुनेंगे मेरी बात को ध्यान से। आज घर जाके वैल्यू चेन एनालिसिस को अपने अक्षरों में लिखोगे, अक्षरों में लिखोगे, एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट इट चेक। ऑनलाइन दोस्त आप लिखना, मुझे पिक्चर्स क्लिक करके भेजना, लिखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेक करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। चले सुनेंगे। कितनी स्टेजेस हैं प्राइमरी की? 5। पहला इनबाउंड ऑपरेशंस, आगे आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर मार्केटिंग एंड सेल्स। नाम लर्न हुए। अब इन नामों को तो अपने आप नहीं लिखोगे ना कि ये भी बना के देख ले हम। इनबाउंड को लिख दे, क्या लिखोगे? एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल। बच्चे लिखते हैं ना, जो लर्न नहीं करेंगे, जो सिर्फ ऐसे ही ठीक है अच्छा यही होता है चल अपने अक्षरों में लिख देंगे, फिर अपने अक्षरों में तो बच्चा यही लिखेगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल। नंबर इसके नहीं मिलेंगे, नंबर मिलेंगे उस इनबाउंड लॉजिस्टिक के। आप समझ रहे हो मैं क्या आपसे बोलना चाह रही हूँ? नंबर इसके मिलेंगे। आप अपनी लैंग्वेज अंदर घुसा लो थोड़ी बहुत, पर एटलीस्ट जो मेजर हेडिंग्स है ना, उनको यू नीड टू फोकस ऑन दोज हेडिंग्स। फिर से कितने? 5। पहला इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, सर्विसेज। इनबाउंड के क्या क्या काम होंगे? रिसीव, चेकिंग, स्टॉक कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट टू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। हाँ जी, नहीं बोलो बोलो ना, कुछ तो तुमने बोला। क्या बोला? नहीं, कोई पॉइंट मिस हुआ तो आप बोलो। नहीं, ठीक था, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट पॉइंट क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट्स टू रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। डन। प्रोसेसिंग का बताओ। ऑपरेशंस रादर, कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। इसमें क्या करते हैं? मैप बनाते हैं, MAP, और टेस्टिंग। सही है। अगला बोलो। आउटबाउंड क्या करे?
सबसे पहले कलेक्ट, तनिष बाहर रख देना माल को, रख दे, अभी भी कह रहे रख दो, चलो। रिसीव, स्टॉक कंट्रोल या स्टॉक हैंडलिंग, कंट्रोल क्या बोलोगे, बोलो ना अक्षर, स्टॉक हैंडलिंग, ओके। ट्रांसपोर्टेशन किसको, डिस्ट्रीब्यूशन किसको, कंज्यूमर्स को। एंड व्हाट इफ इट इज अ सर्विस, अरेंजमेंट्स आर मेड टू ब्रिंग द कस्टमर्स टू अ फिक्स्ड लोकेशन। एग्जाम्पल बोलो तो, टीचिंग, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स। अगला बोलेंगे मार्केटिंग एंड सेल्स, क्या करोगे इसमें, एडवर्टाइजमेंट्स, प्रमोशंस, पब्लिसिटी, ये सब तामझाम किसके लिए, कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, कंज्यूमर अवेयरनेस। एंड व्हाट इफ इट इज अ सर्विस, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर क्रिएटेड। और लास्ट स्टेज क्या क्या होगा इसमें, माल लिया तो इंस्टॉल करवाओ, डेमो दो, नहीं एक समझ नहीं आया मुझे, रिपेयर्स, ट्रेनिंग एंड स्पेयर्स। डन है, ये है एक पार्ट। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, केंटारो की केस स्टडी आपको दिखाएंगे। सो हर टॉपिक के साथ यूजुअली मेरा कोशिश होता है कि मैं आपको डेली बेस पे कोई कंपनी आपको समझाऊं, दिखाऊं कि वो लोग काम कैसे कर रहे हैं। सो लेट मी चेक, कहाँ मिलेगा साहिल भैया, कहाँ पे है वीडियोस, कैसे मिलेंगी। हाँ जी, एफ में नहीं, मुझे नहीं मिल रही। तो ई को ही है, एस एम, ओके। चलो ढूंढना जरा, कैंट कहीं दिख रहा है, हो गया हो गया हो गया, ये हटा दीजिए, स्टॉप शेयरिंग करो इसको, ढूंढो कहाँ है केंटारो। लीजिए, आवाज प्लीज कर देंगे। 4000 लोग बैठे हो, तुम्हें फर्स्ट प्रिंसिपल तो बताओ। इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर होने वाली है। महेश जी की 2-3 खास बातें बताएं आपको। बाकी सारे भी आरओ की मशीनें बना ही रहे थे, लेकिन इनका काम क्या है, ये अडॉप्शन कर्व में कस्टमर की नई नई प्रॉब्लम ढूंढ के लाते थे। और ये ऐसी आरओ कंपनी है जो डेट फ्री है, बिना कर्जा लिए, बिना अपना शेयर मार्केट में बेचे, धीरे धीरे स्केल करके आज इतना बड़ा ब्रांड बना दिया कि देश में आरओ का मतलब केंटारो। केंटारो और एपीएल अपोलो का एक एग्जांपल देता हूं आपको। हाथ आगे लाइए, 20 प्रोडक्ट हैं, कमान कितने हैं, फॉर एग्जांपल 20 प्रोडक्ट हैं, इनमें से 4 प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो कस्टमर को कहीं और नहीं मिलेंगे, और वो 4 के चक्कर में जब मेरे पास आएगा तो 16 में से भी काफी सारे ले जाएगा। सो ही इज ट्राइंग टू क्रिएट वैल्यू, किसकी मदद से, जो उसके एग्जिस्टिंग है। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। आज एप्पल सिर्फ फ़ोन बेच रहा है, फ़ोन बेच रहा है मेजरली। आज एप्पल वॉशिंग मशीन चला दे, वॉशिंग मशीन लॉन्च कर दे, एप्पल टीवी लॉन्च कर दे, एप्पल की गाड़ियाँ लॉन्च हो जाएं। क्या बेटा एप्पल के फ़ोन के ऊपर भरोसा है? तो क्या वही भरोसा आपको बिना आँख बंद किए आप दूसरे प्रोडक्ट पे भी दिखा दोगे? बिल्कुल दिखा दोगे। क्यों? वैल्यू क्रिएट करवा रखी है उसने अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट वैल्यू। स्वागत करते हैं हम मिस्टर महेश गुप्ता जी का, चेयरमैन केंटारो। सर स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू बिंद्रा जी फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। और मुझे आज बहुत खुशी है कि ये 4000 बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, कुछ इसमें एंटरप्रेन्योर होंगे भी, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं अपना हाथ खड़ा करें। वाह। और कितने लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं? इतने ही लोग बिजनेस करना चाहते हैं। जब कस्टमर को वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी तो आप समझ लो आपका काम बिल्कुल बन गया, अब बिजनेस आपका। आई होप टॉपिक के साथ अब आप रिलेट कर पा रहे हो, एक एक लाइन, एक एक वर्ड अब आप उसको रिलेट कर पाओगे। ध्यान से सुनना। हाउ ही ट्राइड टू क्रिएट वैल्यू इन हिज प्रोडक्ट्स।
दूसरे आरओ मार्केट में 6-7 हज़ार के मिल जाते हैं एंड ही इज सेलिंग दोज आरओज एट अप्रॉक्सीमेटली 14 to 16,000। क्यों चेक करना? हर एक आदमी को सोचना है वैल्यू कैसे बननी है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वैल्यू बनती है। आज आरओ खाली कैंट बेचता है क्या? कैंट सबसे महंगा आरओ बेचता है, 17,000 रुपए का आरओ बेचते हैं। कंपटीटर के आरओ 10,000 में भी मिलते हैं, और लोकल आरओ असेंबल्ड आरओ लेने जाओगे तो 6,000 रुपए का भी मिलता है। फिर कस्टमर मेरा ही आरओ क्यों लेते हैं? क्योंकि मैंने उसमें वैल्यू क्रिएट करी हुई है। मैं सबसे ज्यादा प्योर पानी देता हूं, टेक्नोलॉजी उसमें ऐड कर गई है। और वाटर प्यूरिफायर ले क्यों रहा है आदमी? क्योंकि उसको बीमारी से बचना है। हम बीमारी से बचने की 100% गारंटी देते हैं। दूसरा खराब आरओ बेचता है क्योंकि हमसे कंपीट करने के लिए सस्ता 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 सस्ता। अब सस्ता सस्ता में प्रोडक्ट खराब, प्रोडक्ट खराब, प्रोडक्ट खराब, प्रोडक्ट का नाम आरओ बेच रहा है वो। हम वो नहीं कहते हैं, हम कहते हैं इससे भी बढ़िया आरओ बनाओ। फिर हमने कहा डिजिटल आरओ बनाओ, फिर हमने कहा ये वाला आरओ बनाओ, उससे ऊपर चलो। जितना ऊपर चलते जाएंगे कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन होता है, भाई मेरे को बढ़िया से बढ़िया प्रोटेक्शन। हमके वर्ल्ड की दुनिया की बेस्ट लेबोरेटरी में जाके उसको सर्टिफाई कराया, वैल्यू ऐड कर दी, सर्विस पे वैल्यू ऐड करी। आप कॉल करिए, एक दिन के अंदर आपका आरओ ठीक होगा, फटाक से आदमी मिलेगा, दूसरा आदमी नहीं पहुंच सकता वहां पे। तो कस्टमर को लगता है यार अगर आज एक बार पैसा खर्च किया, मेरे को शांति मिल गई, मेरे को एक बीमारियों से बच गया, पैसे देता है वो। एक बार मैंने चीज़ खरीदी, 5 साल तक उसमें मुझे सर्विस फ्री मिल गई। जो उसकी लेटेस्ट से एसी खरीदा, वो हर गर्मियों में गैस भरवानी पड़ती है। आज मुझे एसी खरीदने गई, 10,000 फालतू मिला। क्यों फालतू पड़ा? कहते हैं कि आपको ना मैडम हर साल जो है ना गैस जो लीक हो जाती है ना, जब से लीक फर्स्ट ईयर होगा ना उसके अगले 5 सालों तक हम आपको फ्री में गैस भर के देंगे। अरे गैस भरवाने का खर्चा 5-6 हज़ार आ जाता है आज की डेट पे। तो मैं कहूँगी 10,000 मुझे कहाँ नुकसान पड़ रहा है, मैं खरीद लूँगी। सो कस्टमर से पैसा निकलवाना आना चाहिए। वो कैसे निकलेगा? जब आप उसको वैल्यू दोगे। आगे सुनो। कस्टमर को वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी तो आप समझ लो आपका काम बिल्कुल बन गया, अब बिजनेस आपका स्टेब्लिश हो गया। तो मेरा आप लोगों को सिर्फ इतना कहना है कि आप वैल्यू ऐड करते जाइए अपने प्रोडक्ट में, आप बिजनेस में सक्सेसफुल होते जाएंगे। उसके लिए आपको इनोवेशन करनी पड़ेगी, बगैर इनोवेशन के काम नहीं होता है। आप जो भी चीज़ बन रही है उससे बढ़िया चीज़ बनाएं। मैं एक ही फॉर्मूला देना चाहता हूं, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ज़्यादा बिजनेस कमाना चाहते हैं, तो ऑलवेज मेक योर ऑफरिंग और प्रोडक्ट बेटर देन व्हाट इज अवेलेबल टुडे। डोंट वर्क ऑन कॉस्ट कि ये 100 रुपये की बनाता है, मैं 90 रुपये की सस्ती बना के बेच दूं। सस्ता जो है लंबा नहीं चलता है, सस्ता थोड़े दिन चलेगा, बाद में वो बैठ जाएगा। आपको हमेशा जो भी चीज़ करनी है, सर्विस देनी है या अपना प्रोडक्ट बना के बेचना है, हमेशा बेटर क्वालिटी बनाइए, बेटर ऑफरिंग बनाइए, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। ये मेरा आपको मानना है। तो अब मैं चाहता हूं कि एक चांस हो कि आप अपने कुछ क्वेश्चन सर से जो पूछना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि जो सॉल्व होंगे सर के पास, तो कोई ऐसे क्वेश्चंस आप पूछना चाहेंगे सर से? जी सर। आज कैंट का नाम है और एज ए डिस्ट्रीब्यूशन होने के हिसाब से वो प्रोडक्ट को रखना जरूरी हो गया है कि भाई आके कस्टमर पूछता है कि भाई कैंट का आरओ है क्या। बट एट प्रेजेंट में जैसे आपने बताया कि 100 का आपको प्राइसिंग पड़ा और 3,000 में आपने बेचा, तो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को उस टाइम में कैसे मैनेज कर पाए कि भाई आप हमारा कैंट का रखो? अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे हो और डिस्ट्रीब्यूटर को साथ में इन्वॉल्व कर रहे हो, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी आपका पार्टनर है, उसको भी प्रॉफिटेबिलिटी देनी पड़ेगी, नहीं तो वो क्यों आपका माल बेचेगा। एक लास्ट क्वेश्चन उस साइड से, लेफ्ट साइड से, सॉरी बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ जी। हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई कंपनी या कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी मोनोपोली क्रिएट कर चुका है और वो बहुत अच्छी सर्विसेज अपने सेगमेंट में दे रहे हैं। मतलब कैंट एरो है, मेरा आरओ का काम नहीं है सर, अदरवाइज नहीं, मतलब तो मानो कैंट आरओ कैंट बन गया, अब मैंने एक आरओ बना रखा है, मानो कुछ भी XYZ आरओ, तो मैं कैसे अपने आप को ग्रो करूं जबकि आप बेस्ट सर्विस दे रहे हो ऑलरेडी, मैं कैसे ऊपर जाऊं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये चैलेंज है। मैंने आपको अभी भी कहा था, चाइना के अंदर आप हर कोई आदमी जैकमा नहीं बन सकता आज की तारीख में, सही है। जो एक आदमी स्टैब्लिश हो गया, एक जगह पे पहुंच गया, जब तक आप नई टेक्नोलॉजी नहीं लाओगे, जब तक कोई नई प्रपोजिशन नहीं लाओगे, आप अपनी उसमें जगह नहीं बना सकते हो। नोकिया ने बेस्ट क्वालिटी दी अपने टाइम पे, पर टेक्नोलॉजी के हिसाब से इम्प्रूव नहीं किया, पिट गया।
हर समय की एक रिक्वायरमेंट होती है, और अगर वो समय रहते चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो फिर वो बाद में आपके लिए वो नहीं है। तो इन्होंने जो बोला कि हम महंगा बेच रहे हैं, सस्ता बेच रहे हैं, ये वो वाली टैगलाइन, एक कहावत है कौन सी, कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, ये वो वाले उसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। आगे देखो, आपको इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसरप्शन। हर इंडस्ट्री में डिसरप्शन आ रहा है। मैंने डिसरप्शन किया, आज भी क्रिएट किया। मैं पता नहीं कि लोगों को पता है नहीं पता है, मैं एडवाइस करता हूँ। सब लोगों ने आरओ में 1 साल की वारंटी दे रखी है, मैंने कह दी 4 साल की वारंटी दूंगा। अब ये क्या है 4 साल की वारंटी? एक कस्टमर को ये भरोसा हो गया यार मैं आज आरओ लूंगा कैंट का तो 4 साल तक मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है। तो ये 4 साल क्या हो गया? डिसरप्शन हो गया। तो आपको कुछ ना कुछ डिसरप्शन क्रिएट करना पड़ेगा उस इंडस्ट्री में। ये क्या हो सकता है मैं नहीं बता सकता अभी। जब कस्टमर को वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी तो आप समझ लो आपका काम बिल्कुल बन गया, अब बिजनेस आपका स्टेब्लिश हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सो मच टाइम ऑफ योर्स। समझ में आया, टॉपिक से रिलेट कर पाए। अब अगला पार्ट करेंगे बेटा इसका, नेक्स्ट पार्ट करेंगे दोस्त अब हम इसका सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटीज। अब सुनना ध्यान से, सपोर्ट एक्टिविटीज सुनेंगे। बुक्स कब तक मिलेंगी आप लोगों को? जब फीस दोगे? हाँ, ये सबने दे दी? अच्छा, मुझे लगा अच्छा एफएम के साथ दे रही थी, मुझे लगा तुम जज कर रहे हो, अभी 2-4 दिन जज करोगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, खुश कर दिया तुमने मुझे, हैं? तो फिर बुक्स मांगो, बुक्स लो, देखो, मतलब क्योंकि बुक्स होंगी तो थोड़ा आसान हो जाएगा पढ़ना। एक बार आप उनसे पूछ लो कि मैं बोल दूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं तो कोशिश कर रही थी, तुम मुझे जज कर रहे हो मैं अच्छा पढ़ाऊँ। अब तुमने एडमिशन ले ही लिया तो बीच में हल्का हो जाए, चल जाएगा। अरे ऐसे कैसे, आपका फ्यूचर हमारे हाथ में है, और उसके साथ नो चीटिंग। ठीक है जी, चलो ये तो मजाक था, सुनेंगे। सो सपोर्ट एक्टिविटीज़ की बात करेंगे मेरे बच्चे। सपोर्ट बोलो या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बोलो, एक ही बात होती है। अब मैं कोई प्रोडक्ट बना पाऊँ उसके लिए मुझे बैकएंड में किसी की मदद भी तो चाहिए, वो है मेरी सपोर्ट एक्टिविटीज़। मैं आपको ये सर्विस टीचिंग की दे पा रही हूँ तो बैकएंड में वो है, तभी तो काम हो रहा है। वो ना हो तो आज लाइट चली जाए, मुझे नहीं आता कि कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा। आज ये पैनल, ये पेन काम करना बंद कर दे, मुझे नहीं पता कैसे ठीक होगा, मुझे तो वीडियो नहीं ढूंढनी आई। तो अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए और मैं सोचूं कि मैं ठीक कर पाऊंगी, मुझे ठीक नहीं आता, उस दिन छुट्टी हो जाएगी और तुम मज़े करोगे, हो आज छुट्टी हो गई, ऐसे ही तो होगा। यानी कि सर्विसेज या प्रोडक्ट या गुड, प्रोडक्ट मीन सर्विसेज एंड गुड्स, ये हम फाइनल कस्टमर तक अप्रोच कर पाए इन चीज़ों को लेकर, तो उसके लिए पीछे बैकएंड में बहुत सपोर्ट चाहिए। पढ़ने आप आ रहे हो, पर आपके बैकएंड में आपको सपोर्ट कौन कर रहा है? आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। हमने तो खुद कमा के फीस नहीं दी, पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे वो कैसा भी सपोर्ट हो। आपको हम पढ़ा रहे हैं, हम आपको गाइड कर रहे हैं, पेपर तो आपने खुद ही देना है, पर पेपर दो उस दिन बैठो पेपर के लिए, उसके पीछे की मेहनत, उसमें तो अलग अलग लोग होंगे। दीज आर सपोर्ट एक्टिविटीज़। सो सपोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए मैं क्या निमोनिक बनाती हूँ, जैसे मैं लिखूँ वैसे ही लिखना। मैं इंफ्रा टेक प्रो हूँ, जैसे मैंने लिखा वैसे ही एक लाइन लिखना। क्यों बना रही हूँ इसका निमोनिक? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आप देख पाओगे। मैं इंफ्रा टेक प्रो हूँ, आजकल हर चीज़ में हम बोलते हैं ना मैं तो प्रो हूँ इस काम में, मैं तो प्रो हूँ। तो मैं किस में प्रो हूँ? इंफ्रा और टेक में प्रो हूँ। सो मैं इंफ्रा टेक प्रो हूँ। वेयर बेटा? इंफ्रा स्टैंड्स फॉर, समझ ही गए होंगे आप, इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी। प्रो मीन्स procurement and HU means human resource। लिखो इसको, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पूरा नाम लिख लो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। चलिएगा आप समझेंगे इसमें क्या होता है। मैं इंफ्रा टेक प्रो हूँ। इंफ्रा मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक मीन्स टेक्नोलॉजी, प्रो मीन्स प्रोक्योरमेंट,
HU ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, लिखा, अब पढ़ेंगे, लर्न करेंगे साथ में। सबसे पहले लेट मी टेक, जिस लाइन में जिस सीक्वेंस में लिखा है वो। अब सुनो मेरी बात को बेटा, प्राइमरी एक्टिविटीज़ का सीक्वेंस तो नहीं बदल सकते क्योंकि वो तो सीक्वेंस में भी पहले माल आएगा, बनेगा, फाइनल कस्टमर्स तक जाएगा। इसको आगे पीछे करना चाहो कर सकते हो, प्राइमरी को मत करना, सपोर्ट को करना चाहो कर सकते हो। तो सबसे पहले इंफ्रा, मैं इंफ्रा टेक प्रो हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक टेक्नोलॉजी, प्रोक्योरमेंट हूँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पॉइंट्स के नाम लर्न हुए, ओके। आते हैं बेटा सबसे पहले किसके ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। बेटा मुझे सामान बनाना है, मुझे सामान उतरवाना है, मुझे सामान की प्रोसेसिंग करनी है, फिर वो प्रोसेसिंग होने के बाद ज़रूरी नहीं है अभी बना तो अभी वो रिटेलर तक भी पहुंच जाए। मुझे इन सब कामों के लिए कोई स्पेस नहीं चाहिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। आपको पढ़ाना है तो ये कमरा नहीं चाहिए, ये कुर्सियाँ नहीं चाहिए, प्रोजेक्टर नहीं चाहिए, AC पंखे TV नहीं चाहिए, सब चाहिए। और अगर ऑनलाइन वाले बच्चे मैम हम तो अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो बेटा आपके लिए भी तो हमें ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, बुक्स आप तक नहीं पहुंचाई, चलो आपने तो यहाँ से ले ली, पर इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। क्या मुझे इन सबका सपोर्ट नहीं चाहिए? यानी कि मैं फाइनल सर्विस या गुड मैं आप तक पहुँचा पाऊँ, मुझे उसके लिए लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे उसके लिए ज़रूरत होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर में बेटा क्या क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेटा क्या क्या आता है? सो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है बेटा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। ये कोर्स में हमारे पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ये हमारे कोर्स में है। यूनिट 5 में आप पढ़ोगे इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आपने ना BS में पढ़ा होगा कभी, कौन सा, डिविजनल, फंक्शनल, ये स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। आपने शायद 2-3 पढ़े होंगे, हमें 8 पढ़ने हैं। डिविजनल, फंक्शनल, SBU, M फॉर्म, मल्टी डिविजनल, R ग्लास, नेटवर्क, हमें इस प्रकार से 8 स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। सब में अथॉरिटी, डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिग्री अलग अलग हो जाता है, ये हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें क्या देखना है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, कितना अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं। मैंने बोला कल मुझे क्लास 7:30 लेनी है, क्या मैं ले लूँ, ये मेरा डिसीजन होगा या मुझे सर से पहले पूछना पड़ेगा? मैंने कहा सर ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी अथॉरिटी तो रादर मुझे दे रखी है, मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ, मुझे कल क्लास नहीं लेनी, मुझे सर से पूछना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, सर ने मुझे इतनी अथॉरिटी दे रखी है, अपनी क्लास का डिसीजन मैं खुद ले सकती हूँ। ये है डिग्री किसका, स्पैन किसका, कंट्रोल का, अथॉरिटी को डेलीगेट करने का। ये सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। चीज़ों को प्लान कैसे करना है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। प्लानिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। भाई क्वालिटी अब आपने ऐड तो कर दी, अब उसको कंट्रोल भी तो, मेंटेन भी तो करके चलना पड़ेगा। मैंने क्लास तो पढ़ा दी, पर वो क्लास अच्छी क्वालिटी में अपलोड हो, ये काम उनका है। मुझे बैक एंड पे मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये चीज़ की श्योरिटी करेगा। मुझे अपना सिस्टम्स ऐसे बनाने चाहिए जो क्वालिटी को डिग्रेड ना करे। मैं अगर डायरेक्टली यूट्यूब से वीडियो चलाऊं या मैं डाउनलोड करके चलाऊं तो स्क्रीन इतनी केपेबल होनी चाहिए कि उसमें वो चीज़ फटनी नहीं चाहिए, उसके पिक्सल खराब नहीं होने चाहिए। ये सब मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। और एक और चीज़ आती है इसमें, लीगल फ्रेमवर्क्स। ये 3 चीज़ें इसके अंदर आती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। सो ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग एंड लीगल फ्रेमवर्क। चलें, चेक करेंगे ज़रा बुक से। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, प्लानिंग से रिलेटेड बातें, quality control, information management, finance. These are crucially important to organization's performance in its primary activities. Infrastructure also consists of structures, जो organization structures and routines of the organization which sustain its culture. So organization structure and culture दोनों इसके अंदर लिख लो। मेरे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, फॉर्मल्स या इनफॉर्मल्स, सैटरडे तक
पर तो इनफॉर्मल, बाकी 5 डेज फॉर्मल। यहाँ पे जब एंट्री होती है तो क्या हम पंच करते हैं, हम जो है मार्क अटेंडेंस फिजिकली मार्क करते हैं, ये सारी चीज़ें कल्चर में आती हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है? मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा है जी, कोई भी दिन त्यौहार आएगा चाहे किसी भी धर्म का हो, हम वैसे ही मनाएंगे। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है कि किसी से अगर गलती भी हुई है तो उसको डांटना नहीं है, प्यार से समझाना है। इन चीज़ों को नाम दिया गया है ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। हमको ये पता है कि किसी से गलती हुई है तो उसको ढंग से प्यार से समझा दो, पर नाम देना नहीं आता था, उसको मैं नाम देना सिखा दूंगी। एक प्रकार का जब आप डांट के समझाते हो ये ट्रांजैक्शनल है, और जब आप प्यार से समझा रहे हो, लीडरशिप कर रहे हो, वो ट्रांसफॉर्मेशनल है। ये पढ़ना है हमें, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का पार्ट है। सो नेक्स्ट चेक करेंगे, अब टेक में देखते हैं टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आता है टेक में, टेक में आएगी मेरी टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में क्या क्या आएगा? ये तो बहुत आसान है। क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए अपडेटेड टेक्नोलॉजी में, या पुरानी घिसी पिटी टेक्नोलॉजी जब तक है चल जाए? आज मैं आपको ब्लैक बोर्ड और चौक से पढ़ाऊँ, मज़ा आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आज का ज़माना वो है ही नहीं। आज मैं अपने मोबाइल को ऐसे खड़ा कर दूँ इस तरीके से, और मैं क्या करूँ, पीछे से चौक और ब्लैक बोर्ड से काम कर रही हूँ, मज़ा आएगा? वीडियो बनेगी, यूट्यूब पे अपलोड करनी है मुझे, यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट चलेगा? नहीं चलेगा। मुझे समय समय पर इन्वेस्ट करना है टेक्नोलॉजी में, और इसका तो बेस्ट एग्जाम्पल आपने नोकिया का देख ही लिया है। अभी केंट ने भी बात करी कि मुझे टेक्नोलॉजी को अपडेट जो है करना पड़ता है। और क्या आता है बेटा? टेक्नोलॉजी में आता है आपका जो काम एप्पल कर रहा है, हर बार जब सीरीज लॉन्च करता है प्रोडक्ट का डिज़ाइन बदल देता है। कोई बहुत ज़्यादा नहीं बदला होता है, कैमरे को ऐसे नहीं तो ऐसे कर देगा, कलर बदल दिया है, यही तो चेंजेस वो ला रहा है। और क्या ला रहा है? स्क्रीन पहले छोटी आती थी, आज बिल्कुल एंड्रॉयड वाली बड़ी स्क्रीन्स कर दी हैं, इतना ही तो चेंज कर रहा है। ये सब टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हो पा रहा है। सो टेक्नोलॉजी में क्या आता है? इन्वेस्ट इन अपडेटेड टेक्नोलॉजी, इन्वेस्ट इन अपडेटेड टेक्नोलॉजी। हमें R&D करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या होना चाहिए? और फिर क्या बेटा मुझे क्वालिटीज़ को इम्प्रूव भी करना पड़ेगा, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट भी। यानी कि अगर आपने टेक्नोलॉजी अच्छी लगाई है तो क्वालिटी अपने आप इम्प्रूव होने के चांसेस जो हैं वो रहते हैं। भाई जितना आप ऑटोमेशन मशीन से काम करोगे उतने एरर्स के चांसेस कम हैं, उतने एरर्स के चांसेस कम हैं। तो जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आप अपडेट करते रहोगे, पैसा इन्वेस्ट करते रहोगे, क्वालिटी इम्प्रूव जो है वो आप करते रहोगे। तो यहाँ पे चेक करो टेक्नोलॉजी में क्या यही बातें लिखी है? कह रहे हैं all value activities have a technology even if it is simply a know-how. The key technologies may be concerned directly with the product, जैसे R&D। या आलतू फालतू की लाइंस नहीं भी करोगे, सिंपल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी इंक्लूड्स R&D इन प्रोडक्ट एंड डिज़ाइन, प्रोसेस डेवलपमेंट, रॉ मटेरियल में इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट। ये सारी चीज़ें आती हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। अच्छा, मुझे एक चीज़ का ना एक एग्जांपल देने की मुझे कोशिश करना। आप लोग मैकडी के बर्गर्स खाते हो, मैकडी का बर्गर आप यहाँ से खा लो जो नीचे आपके यहाँ बना हुआ है, आप रोहिणी के किसी और आउटलेट से खा लो, आप दिल्ली के किसी आउटलेट से खा लो, आप इंडिया के किसी आउटलेट से खा लो, क्या बेटा बर्गर के टेस्ट में इतना वेरिएशन होता है कि आप जज ना कर पाओ कि ये मैकडी का है या नहीं? नहीं है। क्यों? क्यों? उन्होंने अपनी रेसिपीज़ को पेटेंट करवा रखा है, लीक ही नहीं होती हैं। ऐसा क्या है? ऐसा क्या? भाई देखो, अब अगर ह्यूमंस बनाएंगे तो मम्मा भी खाना बनाए, हम भी बनाए, कभी नमक दाल चीनी चाल कुछ ना कुछ तो कम ज़्यादा डलता ही है, पर उनके बर्गर्स का टेस्ट क्यों नहीं चेंज होता? आप किसी भी आउटलेट से खा लो, बनाने वाले लोग तो अलग है। सो बेसिकली बनाने वाले लोग है ही नहीं ना, बनाने वाले तो मशीन्स हैं, सिर्फ मशीन्स को आप कमांड दे के लोगों से ऑपरेट करवा रहे हो। टेक्नोलॉजी तो ये सब क्या है? आपने क्या किया? प्रोसेस डेवलपमेंट, प्रोसेस को डेवलप कर दिया मैंने। पहले जो काम हाथों से हो रहा है आज मशीनों से हो रहा है। हमने रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया। इसमें आई गिव यू स्टारबक्स का एग्जांपल। स्टारबक्स की कॉफ़ी का भी आप देखो, निहायत ही कड़वी कॉफ़ी होती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोगों को अगर पसंद हो तो मुझे सोच के बताओ, ये स्टारबक्स वालों ने क्या कर रखा है कि जिनसे जिस सप्लायर से ये कॉफ़ी बीन्स लेते हैं उन सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आप अब ये वाली कॉफ़ी बीन्स किसी और को नहीं बेचोगे।
तो टेस्ट में वेरिएशन आएगा ही नहीं। जो टेस्ट हम दे रहे हैं वो हमारे पास ही आ रहा है रॉ मटेरियल। सो रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी चेक्स, ये सब काम बेटा फाइनल चीज़ आप तक जो टेस्ट पहुंच रहा है उसके बैकएंड में जो काम हो रहा है ना, वो ये सारे काम हो रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी अच्छी हो, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, पर अभी मैंने बोला ये सिस्टम बंद हो जाए, मुझे वीडियो ना चलानी आए, वॉल्यूम यहाँ पे ख़त्म हो जाए, इसके सेल ख़त्म हो जाए, मेरी मधुरवाणी आप तक ना पहुँचे, इनको किसी भी काम को ठीक करना मुझे नहीं आता, इसके लिए मुझे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। क्लास में तो पढ़ा कर चली गई, पढ़ा के जाने के बाद लेक्चर्स ऑनलाइन वालों को रिकॉर्डिंग को अपलोड करके देते हैं, वो मैं नहीं करती, वो बैकएंड पे चाहिए। सो फाइनल सर्विस को पहुंचाने तक आप तक मेरे बैकएंड में कुछ सपोर्ट है ना, ये ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है। और क्या इस काम के लिए मुझे उन्हें ट्रेनिंग्स देनी पड़ेंगी? तो ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या आएगा, मुझे उनको ट्रेनिंग्स देनी पड़ेंगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और क्या ये क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम है, ये क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम है, जब मैं रिक्रूटमेंट करूंगी साहिल भैया का, सुनील भैया का या रवि सर का, तो मुझे सोच के बताओ क्या मैं ऐसे लोगों को रिक्रूट करूंगी जो आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी को जानता हो, या सर मुझे रिक्रूट कर लेंगे ज्योति तुम वहाँ पे बैठ जाओ, मुझे तो आता ही नहीं है। सो ह्यूमन रिसोर्स में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमने क्या देखा, हमने सिर्फ यहाँ पर इनको देखा, लेकिन इससे पहले मैंने जो 4 लोगों के इंटरव्यू लिए होंगे इस पोजीशन के लिए, उसका क्या, वो सब चीज़ें रिक्रूटमेंट में, ये बैकएंड में काम हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं, इनको मैनेज करना। अच्छा आज इनसे काम गलत हो गया, मैंने इनको डांट दिया, आज इनसे काम गलत हो गया, मैंने इनको डांट दिया, कल को मैंने इनको दोबारा काम करने के लिए बोला, वही काम कर तो देंगे, कहेंगे हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मनी मन पर गाली नहीं देंगे, अरे अरे फिर से ज्योति मैम की क्लास आ गई, फिर से डांटेंगी, क्योंकि नहीं है ना ढंग का नेचर मेरा। तो और अगर काम अच्छा किया है तो एटलीस्ट मेरे मुंह से एक थैंक यू बोलना तो निकलता है। सो हमें क्या करना है, लोगों को रिवॉर्ड भी करना है, तभी तो वो मोटिवेट रहेंगे आगे से काम करने के लिए। सो ये ह्यूमन रिसोर्स में जो है वो आता है। माइक आप तक जा रहा है, माइक आवाज़ आना आपकी माइक के थ्रू, दैट इज टेक्नोलॉजी, पर वो माइक को हैंडल करना, आप तक पहुंचाना, उसके लिए तो मुझे ह्यूमन रिसोर्स ही लगाना, तो मुझे उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं इंफ्रा टेक प्रो हूँ, इंफ्रा टेक, अब हम आते हैं प्रो पे, हूँ मैंने आपको बताया। अब प्रोक्योरमेंट में क्या होता है बेटा, प्रोक्योरमेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है। इनबाउंड लॉजिस्टिक में मैंने रॉ मटेरियल को अपने फैक्ट्री तक मंगवाया था, पर कौन सा रॉ मटेरियल, ये चूज़ करने से पहले मैंने 10 लोगों से टेंडर मंगवाए होंगे, मैंने 10 लोगों के सप्लाईज को चेक किया होगा, मैंने उनकी क्वालिटीज़ को टेस्ट किया होगा। आज मैं भी कोई चीज़ मार्केट में ख़रीदने जाऊं तो क्या पहली दुकान से जाके लेडीज़ को पसंद आ जाती है? नहीं, 10 दुकानें छाटेंगी। दिस इज़ प्रोक्योरमेंट, दिस इज़ प्रोक्योरमेंट। फाइनल रॉ मटेरियल को अपना बनाने से पहले का काम इस प्रोक्योरमेंट। इनबाउंड और प्रोक्योरमेंट में यही फ़र्क है, बच्चा समझ नहीं पाता। मैम इनबाउंड में भी तो रॉ मटेरियल ही प्रोक्योर किया था, तो ये प्रोक्योर हम क्या कर रहे हैं, ये वो जो फाइनल रॉ मटेरियल आपने एक्वायर किया है, उससे पहले जो 10 लोगों से टेंडर्स मंगवाए थे, कोटेशंस मंगवाई थी, वो जो सारा तामझाम किया था, वो प्रोक्योरमेंट में आता है। आप फाइनल स्टेज पे ह्यूमन रिसोर्स में इनको देख रहे हैं, पर इनसे पहले मैंने 10 लोगों के इंटरव्यू किए थे, तो प्रोक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हो गया। सो फाइनल स्टेज तक आने से पहले जो जो हाल हुए, जो जो काम हुए, वो सब प्रोक्योरमेंट का पार्ट बनते हैं। यानी कि दिस रेफ, अब क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स है तो बेसिकली वो प्रोक्योरमेंट में नहीं जाता, उसको मैं रिक्रूटमेंट का पार्ट नाम जो है वो देती हूँ। बीएस में आपने ना पढ़ा होगा प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें। सो this process this refers to the processes for acquiring various resource input to primary activities। तो वो जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ 5 तरह की थी, उन 5 से पहले जो काम किया होगा, भाई मुझे मार्केटिंग करानी है, अब मान लो मार्केटिंग करानी है, मैंने ना मार्केटिंग ऑनलाइन मोड से करवानी शुरू करी, पर उससे पहले मैंने 1 महीना सोचा ऑनलाइन कराऊँ, ऑफलाइन कराऊँ, पैम्फलेट बेचूँ, एक्टर्स से प्रमोट करवाऊँ, या मैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजूँ। मैंने 10 तरीकों को देखा, फिर मैंने समझा यार आजकल की जनरेशन, मेरा प्रोडक्ट क्या है, मोबाइल फ़ोन्स है, और मोबाइल फ़ोन्स भी कैसा है, जो यंग यूथ के लिए बना हुआ है, उसका कलर ऐसा है। तो आजकल के लोग, बच्चे तो ना सोशल मीडिया पे रहते हैं, मैं क्या करूँगी पैम्फलेट बंटवा के, पैम्फलेट तो बच्चा क्या करेगा, समोसा रख के खा लेगा। इसलिए इनको क्या करो,
इसलिए इनको क्या करो, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम्स पे इनको ऐड भेजो। ये लोग मेल्स चेक करते हैं आजकल लिंक्डइन पे। अब ऑब्वियसली लिंक्डइन पे मैं ऐसे काम नहीं कर सकती, पर पर्सन प्रमोशन लिंक्डइन के थ्रू हो जाती है। तो ये सब काम क्या है, प्रोक्योरमेंट में आते हैं। कह रहे हैं एज सच इट अकर्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि क्या सिर्फ प्रोक्योरमेंट का काम रॉ मटेरियल को एक्वायर करने के लिए हुआ था? नहीं, मार्केटिंग के लिए भी तो पहले 10 झमेले किए थे मैंने, वो भी प्रोक्योरमेंट है। आफ्टर सेल्स सर्विसेज के लिए भी तो पहले मैंने 10 काम किए होंगे। मैंने आफ्टर सेल्स के लिए क्या किया होगा? सिर्फ इंस्टॉलेशन दे के वापस आ जाऊँ या डेमो भी दे दूँ? अच्छा, इंस्टॉलेशन, अब आप मुझे बताओ, आपके हाथ में एप्पल का फ़ोन है, बाहर का फ़ोन है, पर ख़राब हो जाए कोई भी तरीके से, उसमें कोई ग्लिच आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो जाओगे अमेरिका की फ़्लाइट टिकट कटवा के? यूएस से तो नहीं जाओगे। यहाँ पर है। यानी कि उन्होंने जो अपना ह्यूमन रिसोर्स क्या रखा है, उन्होंने सेंटर्स देखे होंगे कि मुझे कौन सी लोकेशन पे कितने सेंटर्स रखने हैं। अब फाइनली उन्होंने कहा कि 10 लोकेशंस है जी, दिल्ली के 10 लोकेशंस हैं। उन 10 में से मुझको तो ये 5 ही ढंग की लग रही हैं। तो वो जो 10 तक का काम चल रहा था ना, दैट वाज अंडर प्रोक्योरमेंट। पर जो फाइनली आपको 5 दिख रही है ना, वो आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज में आ जाएंगी। सो दिस इज प्रोक्योरमेंट। जल्दी से इसको लिख लो एक बार। इंफ्रा टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट लिखेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके अंदर क्या क्या आता है? ट्रेनिंग्स, रिक्रूटमेंट या रिक्रूट करना, और आते हैं रिवॉर्ड देना। और फिर लास्ट लिख लेंगे आप अपना प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज़ आएंगी? नेगोशिएट करोगे आप। सो नेगोशिएशंस विथ सप्लायर्स। टेंडर्स आए थे, मैंने 2-3 टेंडर्स चूज़ किए, अब उनके साथ नेगोशिएट कर रही हूँ प्राइसिंग। मैं चेक करूँगी, अच्छा मैंने, आप मुझे बताओ, जिस रॉ मटेरियल वेंडर को मैंने चूज़ किया उससे मैंने ये भी तो देखा होगा कि भैया इसके खुद के पास स्टॉक होता है। कल को मुझे इमरजेंसी में सामान बनाना पड़ गया और रॉ मटेरियल इनसे मैंने मंगवाया, ये कहते हमारे पास तो है ही नहीं साहब जी, आपको 10 दिन पहले ऑर्डर देना चाहिए था। ये भी तो काम चेक करूँगी। ये सब प्रोक्योरमेंट का हिस्सा है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्वालिटी चेक। शादी है घर में, एक बैंकेट हॉल आपको चूज़ करना है, हर जगह का खाना एक बार थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं ना, कौन सा सही टेस्ट है। क्वालिटी चेक्स, सैम्पलिंग जिसको आप कह सकते हो, प्रोसेस चेक या प्रोसेस टू अक्वायर वेरियस इनपुट्स टू वन प्राइमरी एक्टिविटी। सो बेसिकली किसी भी प्राइमरी एक्टिविटी से पहले का जो काम है उस पूरे प्रोसेस को प्रोक्योरमेंट का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है जी, 9 मिनट है, मुझे रिवाइज करवा दो आज का भी और कल का भी। कैन वी स्टार्ट? जल्दी से, अब आवाज़ आनी चाहिए, जल्दी से लिखो। टेक 1 more minute। लिख लिया है? स्टार्ट करें। कल का अब तक सारा रिवाइज करवाएंगे। चलें जल्दी से सुनेंगे। ये तो आप ऐसे वर्टिकल लिख लो, ठीक है। जब बुक मिलेगी ना तो ये वाले टॉपिक 2 अलग अलग पेज पे हैं। सो ये पहला प्राइमरी एक्टिविटी, और नेक्स्ट पेज पे जब आप करोगे तो यहाँ पर भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है। मैंने बुक को बहुत खुला खुला बनाया है, प्रैक्टिकल बुक है, खुली खुली बुक है, इसलिए थोड़ी मोटी बुक लग रही है। अगर मैं बोथ साइड प्रिंट करवाती तो फिर वो इतनी मोटी लगती नहीं, पर उसमें बर्डन होता, आपको रजिस्टर्स डेली कैरी करने पड़ते। मैं नहीं चाहती एग्ज़ाम के दिनों में बस ये हाथ में पकड़ो और काम आपका बन जाएगा। इससे बढ़ के आपको कुछ नहीं करना। एग्ज़ाम से पहले मैं इसका समरी भी आपको भेजूंगी, पर अभी नहीं भेजूंगी। मांगते रह जाओगे तो भी नहीं भेजूंगी। समरी अगर हाथ में दे दी ना तो ये पढ़ोगे नहीं और समरी से लर्न करना शुरू कर दोगे, नंबर आएंगे नहीं। तो समरी मैं कब भेजूंगी? जब पूरा कोर्स हो जाएगा, सारे टेस्ट हो जाएंगे, एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले, बस कि ले बेटा आप पढ़ ले इसमें से। उससे पहले आप मांगते रह जाना, आई विल नॉट प्रोवाइड यू समरी, मैं नहीं दूंगी। उसका रीज़न मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बच्चा टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात है, समरी हाथ में आ गई, अब पूरा इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े आंसर क्यों लर्न करने हैं, समरी से मेजर पॉइंट्स लर्न करो, वो SM पास नहीं होगा उससे। चलेंगे जल्दी से रिवाइज करवाएंगे मुझे कल की क्लास।
पढ़ा क्या था कल? लेवल्स, क्या बात है। चलो जी बताओ, कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? 3। पहला कॉरपोरेट, दूसरा बिजनेस, तीसरा फंक्शनल। कॉरपोरेट पे क्या बनेगा? विजन एंड मिशन। बिजनेस पे बिजनेस मॉडल्स, बिजनेस डेफिनेशन। फंक्शनल पे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स ओपन एंडेड या क्लोज? ओपन। ऑब्जेक्टिव्स क्लोज। सेल्स बढ़ानी है, गोल। सेल्स 10% बढ़ानी है, ऑब्जेक्टिव। फिर क्या पढ़ा था? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल किसने दिया था? फ्रेड आर डेविड ने। कितनी स्टेजेस? पहली डिटर्मिनेशन ऑफ विजन, मिशन, बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये सब चैप्टर 1 का पार्ट है। अगला एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल से क्या मिलेगा? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। कैपिटलाइज किसको करेंगे? अपॉर्चुनिटीज को। न्यूट्रलाइज किसको करेंगे? थ्रेट्स को। यूनिट 2 में पढ़ेंगे जो पढ़ रहे हैं। तीसरा स्टेज एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। क्या मिलेगा? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो स्वॉट एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो किस पे लगता है? इंटरनल पे, एक्सटर्नल पे, या दोनों पे? दोनों पे। एक हिस्सा एक्सटर्नल में मिलेगा, दूसरा हिस्सा इंटरनल में मिलेगा। चौथी स्टेज generation of multiple strategies and choosing the best strategy। भाई मेरे को टीचिंग में जाना है, अब मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ या ऑफलाइन? मैंने कहा ऑनलाइन बढ़िया। मेरे पास ऑल्टरनेटिव था ऑनलाइन पढ़ाने का भी, ऑफलाइन पढ़ाने का भी। मैंने कहा ऑनलाइन बढ़िया, घर में बैठूंगी आराम से। ऊपर की क्या करेंगे? ऊपर फॉर्मल पहन लेंगे, नीचे तो घर के पजामों में भी काम चल जाएगा। मेरे लिए कन्वीनियंट मोड है। सो आई हैड डिफरेंट ऑप्शंस विद मी, आई चोज व्हाट सूट्स मी द मोस्ट। और लास्ट हम क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट द चोजन स्ट्रैटेजी। फिर फीडबैक ले लो, इवैल्यूएशन, वेरी नाइस। एंड कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, गलती है, तो क्या करो? कंट्रोल सिस्टम इम्प्लीमेंट करो। अब एक जनरल बच्चा जनरल लैंग्वेज में क्या लिखेगा? अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करो, थ्रेट्स डिक्रीज करो। आप क्या लिखोगे? अपॉर्चुनिटीज कैपिटलाइज करो, थ्रेट्स न्यूट्रलाइज करो। अगला आज की क्लास वैल्यू चेन एनालिसिस। मेजरली कितने पार्ट्स? 2। कौन सा? प्राइमरी, सपोर्ट या सेकेंडरी। सपोर्ट लिखना भूल जाओ तो सेकेंडरी लिखना। उसमें प्राइमरी में कितनी एक्टिविटीज? 5। पहली इनबाउंड, दूसरी ऑपरेशंस, तीसरी आउटबाउंड, फोर्थ मार्केटिंग एंड सेल्स, फिफ्थ आफ्टर सेल्स सर्विसेज या सिर्फ सर्विसेज। इनबाउंड की एक्टिविटीज याद करवाएंगे। रिसीविंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, नहीं पूरा बोलो ना, रिसीव क्या करोगे? रॉ मटेरियल या इनपुट। फिर चेकिंग, आगे स्टॉक कंट्रोल, मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट्स टू रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स या डिपार्टमेंट्स। अब ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब conversion of raw materials into final goods and services। ऐसे अक्षर बढ़ाने हैं। अब आप प्रोडक्ट लिखोगे ना, प्रोडक्ट में बेशक दोनों आते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। अपन लिखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज क्योंकि आंसर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है हर एक अक्षर से। आगे देखेंगे। कन्वर्जन किया, अब मैप करना है। मैप मतलब मशीन, असेंबलिंग, पैकेजिंग और कुछ टेस्ट, कंट्रोल, टेस्टिंग। नेक्स्ट क्या हुआ? आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। अब क्या करें? फिर से सामान आया, इस बार क्या कलेक्ट और रिसीव किया? फाइनल गुड किया। अब स्टोर करो, स्टोर या वेयर हाउस में रखो। और क्या करेंगे? हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग, उसको भी करना पड़ेगा। भाई ये वाला मेरे पास 10 प्रोडक्ट उतरे हैं, तो प्रोडक्ट है जो जेंट्स गारमेंट्स हैं वो इस वाले डिपार्टमेंट में, इस कमरे में भेजो। जो किड्स वियर है वो इसमें, मटेरियल हैंडलिंग हो गया। और अब क्या करना है? ट्रांसपोर्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइनल कस्टमर्स। बट व्हाट इफ इट इज अ सर्विस? अरेंजमेंट्स आर मेड टू ब्रिंग द कस्टमर्स टू फाइनल या फिक्स्ड लोकेशन। एग्जाम्पल बोले तो स्पोर्ट्स इवेंट्स, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स, टीचिंग सर्विसेज। आगे चलेंगे। मार्केटिंग एंड सेल्स क्या क्या आएगा?
advertisements, promotions, publicity, consumer awareness, and what if it is a service? Communication networks are created. Last, services. क्या क्या आएगा? रिपेयर, इंस्टॉल, स्पेयर पार्ट्स और ट्रेनिंग देना. परफेक्ट. खत्म हुआ एक हिस्सा. कुछ कुछ लग रहा है लर्न हुआ. हाँ, कुछ कुछ. अब बाकी आपको सिर्फ इसमें फिलर्स भरने हैं, फॉर्म सेंटेंस करना है एंड यू विल बी डन. जो लर्न हमने किया है वो स्टडी मैट की लैंग्वेज है. लास्ट पार्ट जल्दी से रिवाइज करवाएंगे. सपोर्ट एक्टिविटीज. लाइन बोलेंगे पहले. मैं इंफ्रा टेक प्रो हूँ. इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक टेक्नोलॉजी, प्रोक्योरमेंट और हूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इसके अंदर क्या क्या आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, लीगल फ्रेमवर्क. 3 4 5 लिखवा दिए, कोई 3 लर्न कर लो, दैट्स इट. क्योंकि अगर मेजर, अब मैं सच बताऊं, अगर ये पूरा क्वेश्चन आएगा ना और आपने शुरू का सपोर्ट प्राइमरी एक्टिविटीज़ जैसा बोला है वैसे लिखा है, एग्जामिनर यूजुअली बेटा हेडिंग्स पढ़ेगा, आगे का पढ़ेगा भी नहीं. मैं ये नहीं कह रही हर बार ऐसा होता है, पर एक ना इमेज देखो क्रिएट हो जाती है शुरुआत में पेपर चेक करने से. कटिंग्स जितनी कम होंगी और एसएम की लैंग्वेज जितनी ज़्यादा होगी ना, यू ऑलवेज हैव एन एडेड बेनिफिट. और फिर वहाँ पे एक आधी जगह अगर कुछ हल्का फुल्का कभी रह भी जाती है ना, इग्नोर भी हो जाती है. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको तंग कर दिया जाएगा, ये नहीं होता. जिसको आप बोलते हो ना लीनियंट चेकिंग, वो लीनियंट चेकिंग यही होती है. ऐसा नहीं होता कि गलत को सही कर देते हैं, वो लीनियंट चेकिंग नहीं होती है. लीनियंट चेकिंग क्या है कि सही पेपर चल रहा है, आखिरी में जाके कहीं ना कहीं अगर हेडिंग्स भी हैं, यू गेट अच्छे मार्क्स. नेक्स्ट बताओ. टेक्नोलॉजी में बहुत आसान. अपडेटेड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो, क्वालिटी को इम्प्रूव करो. अगर आपने अच्छी टेक्नोलॉजी लगाई है तो क्वालिटी तो इम्प्रूव होनी है. और क्या है? अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट के प्रोसेस को इम्प्रोवाइज करो. ख़त्म. इंफ्राटेक प्रोक्योरमेंट में क्या करेंगे? बहुत सारे कोटेशंस मंगवाओ, उनके साथ नेगोशिएट करो, सप्लायर्स के साथ चेक करो. इमरजेंसी में सप्लायर से रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ जाए तो अवेलेबल रहेगा उसके पास, अवेलेबिलिटी चेक करो. वो जिस क्वालिटी का, क्योंकि भैया मेरे फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी तो मेरे रॉ मटेरियल की क्वालिटी पर डिपेंड करेगी ना, तो रॉ मटेरियल की क्वालिटी भी चेक करने का. और लास्ट में क्या है? उसका मीनिंग है कि किसी भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए उससे पहले का जो काम होता है वो मेरा प्रोक्योरमेंट होता है. और फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स में उनको ट्रेन, पहले रिक्रूट करो, फिर उनको ट्रेन करो, और फिर अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड करो. पहले रिक्रूट करो, उनको ट्रेनिंग दो, अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड दो, और मैम बुरा काम किया तो हम लीडरशिप उसके ऊपर जो है करेंगे, वो हम 5th चैप्टर में 4th में देखेंगे. ठीक है जी, चलो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. घर जाके पूरा वैल्यू चेन एनालिसिस अब ढंग से लिखेंगे आप. डेली बेस पे एक सवाल लिख लो, आई गारंटी यू. इको में जैसे कहा था ना, मेरे कहने के हिसाब से चल लो, प्रॉब्लम नहीं आएगी. सच्ची बताओ, क्या बहुत प्रॉब्लम्स आई थी? नहीं आई होंगी. ऐसे ही एसएम में मेरे कहने से चल लो, नहीं दिक्कत आएगी. आज डेली बेस पे एक सवाल भी लिखोगे ना, बहुत अच्छी पकड़ कमांड आ जाएगी लिखने, राइटिंग प्रैक्टिस पे. 1 क्वेश्चन वैल्यू चेन एनालिसिस को लिख दो बस. ठीक है, चलो. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. ओम नमः शिवाय. ऑनलाइन कोई डाउट बेटा? कहीं कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई होप यू एंजॉय टुडेज क्लास. वैल्यू ऐड हुआ होगा, लर्न कर लिया होगा मेरे साथ. कल की क्लास में और नई बातें करेंगे. कल यानी कि परसों है ना, TTS है ना, हाँ सैटरडे को. ठीक है, चलो.